हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये वीडियो है हमारा अमेंडमेंट क्लासेस के लिए विच इज़ एप्लीकेबल फॉर जुलाई एंड नवंबर 2021 ऑफ कोर्स CA फाइनल पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स, ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों के लिए। बट अगर आपका अटैम्प्ट जुलाई में है तो आई सजेस्ट कि आई फील कि आपने अमेंडमेंट क्लास ले ली होगी आपके टीचर से, तो टाइम बहुत कम रह गया। दोबारा से ये अमेंडमेंट क्लास लेके आप टाइम मत लगाओ अपना। सो दिस क्लास विल बी फोकस फॉर नवंबर 2021। जिन बच्चों का टाइम नवंबर में है उनके लिए फोकस्ड है। जुलाई पे भी पूरी रेलिवेंट है, बट आई पर्सनली फील कि टाइम कम है और आपने ले लिया होगा तो दोबारा से इतना टाइम इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अमेंडमेंट क्लास फॉर जुलाई एंड नवंबर। तो जो हमारी अमेंडमेंट है वो नॉर्मली आपको पता है डायरेक्ट टैक्स में इंपॉर्टेंट होती है। 10 से 15 मार्क्स का पेपर आ जाता है पेपर में। जुलाई में भी आ सकता है और नवंबर में भी 10 से 15 मार्क्स का पेपर तो आना ही चाहिए रादर। तो ये जो आपके लिए जो अमेंडमेंट रेलिवेंट है वो है फाइनेंस एक्ट 2020। मतलब जो बजट 2020 में अमेंडमेंट हुई हैं, पास होकर फाइनेंस एक्ट बन गया, वो उसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो आपके कोर्स का पार्ट है। और एक कोविड के टाइम में एक नया एक्ट आया था, कौन सा? टैक्सेशन अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट इन सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020, टैक्सेशन एंड अदर लॉज एक्ट कह देंगे हम उसको छोटे में। रिलैक्सेशन वगैरह प्रोवाइड की थी, इसमें टाइमलाइन वगैरह बढ़ा दी थी, तो ये भी आपके लिए रेलिवेंट है। प्लस कोई भी सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉ वगैरह सब आपका ये रेलिवेंट है फॉर जुलाई नोटिफिकेशन एंड नवंबर, राइट। जो हमारी अमेंडमेंट बुकलेट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम चैनल से वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो आप। उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल लो, और प्रिंट जो है वो विदाउट बैक टू बैक निकालना है ना। ज़्यादा बड़ी बुकलेट नहीं है, अराउंड 40 पेजेस की है, 35-40 पेजेस की। तो उसका प्रिंट निकाल लो, विदाउट बैक टू बैक निकालना, बिकॉज आई नीड ब्लैंक पेज हर पेज के साथ में, जिससे हम उसमें अपने नोट्स बना पाएँ समझने के लिए। वैसे जो बुकलेट है इट्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, उसमें 100% अमेंडमेंट कवर्ड है। वो जो बनी हुई है वो बनी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। हमने जो किया है अमेंडमेंट बुकलेट, अमेंडमेंट्स को 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड किया है, और यू कैन से 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? कैटेगरी A, B, C एंड D। ए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मुझे लगता है पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 से 8 मार्क्स का पेपर में जरूर आना चाहिए। बी जो है उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। सी लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिस इज मोर और लेस फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द अमेंडमेंट टू कंप्लीट, है ना, लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। और डी जो है वो फेसलेस, जो स्कीम आई है हमारी असेसमेंट अपील में, उसको डिस्कस करते हुए है। तो ए पे जो है हमारा मेजर फोकस रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट जो हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई फील कि इसमें से क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ द वे जिससे हम स्मार्ट स्टडी भी कर लेते हैं और हार्ड वर्क भी कर लेते हैं। स्मार्ट वर्क भी, हार्ड वर्क भी। स्मार्ट वर्क कैसे किया? हमने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हार्ड वर्क कैसे किया? बिकॉज वी आर डूइंग 100%, वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग। तो इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्जॉस्टिवली सारी अमेंडमेंट कवर कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल, क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लेंगे। हर क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में MCQs मिलेंगे, वो आप खुद सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम MCQ को आपको बताएंगे क्या आंसर था। ठीक है जी, जिससे आपकी क्लास की रिवीजन भी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ICAI ने एक नोटिफिकेशन निकाला है टू से कि क्या क्या चीज़ आपके कोर्स में मई और नवंबर दोनों के लिए, मई जुलाई रेलिवेंट है और कौन सी नहीं है। तो रेलिवेंट तो आपको बता दिया मैंने, फाइनेंस एक्ट 2020 एंड टैक्सेशन एंड अदर लॉज 2020। कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन आया 31 अक्टूबर तक, आपको पता ही है, 6 मंथ्स पहले तक का वो सारा आप पे एप्लीकेबल होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो ईयर है वो है प्रीवियस ईयर 2021
एंड असेसमेंट ईयर 21-22। आपके क्वेश्चन जो हैं वो इसी के लिए होंगे। ट्रांजैक्शन इस साल हुई होगी और असेसमेंट ईयर होगा 21-22 एंड देयरफॉर फाइनेंस एक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया 2020। गॉट इट? गॉट। तो बट ICAI ने कहा कि कुछ अमेंडमेंट जो हुई तो यहाँ पे हैं जो एप्लीकेबल फॉर एवाई, बट वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। वो कौन सी अमेंडमेंट है? आप फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे हमने नोटिफिकेशन डाल रखी है, इंपॉर्टेंट नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स फॉर मई/नवंबर 2021। फॉलोइंग शैल बी कवर्ड। ये पार्ट है, ये आपका कोर्स का पार्ट है। क्या क्या जी? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 21-22, पता है आपको। अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट 2020, पता है आपको। अमेंडमेंट्स मेड बाय टैक्सेशन अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020 एंड सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीज अप टू 31 अक्टूबर 2020। ये सब जो है आपका कोर्स का पार्ट है। पर इसमें से कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है? फॉलोइंग शैल नॉट बी कवर्ड, मतलब ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। नॉट क्या गया? प्रोविजंस विच प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एक्सेट्रा ओइंग टू कोविड-19 पैंडमिक। तो 2021 में आपको पता है अपना जो आपका प्रीवियस ईयर है, इसमें पैंडमिक था, इमरजेंसी था पूरे वर्ल्ड में, तो लॉकडाउन था इंडिया में फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो उस चक्कर में जो टाइमलाइंस थी वो काफ़ी बढ़ाई गई थी। वो जो स्टैंडर्ड टाइमलाइंस है वो टाइमलाइन हर चीज़ की बढ़ाई गई थी, चाहे वो रिटर्न भरने की हो, चाहे सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट करने की हो, तो सब चीज़ की टाइमलाइंस बढ़ा दी गई थी। तो वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके जो एग्जिस्टिंग जो एक्ट में दी हुई टाइमलाइन है रिटर्न भरने का, 80C में इन्वेस्टमेंट करने का 31 मार्च एंड ऑल एवरीथिंग, वही रहेगा। ठीक है। एंड सेकेंडली दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस 2020 ने क्या किया, इन्होंने ट्रस्ट और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड मोर कंट्रोल ओवर द दिस ट्रस्ट NGOs इंस्टीट्यूशन। तो सेक्शन 12AA को रिप्लेस करके 12AB आ गया। 1023C अगेन जो ट्रस्ट होता है उसमें, सेक्शन 80G, सेक्शन 35 में जब डोनेशन देते हो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, है ना, मेजर चेंजेस हैं, बट वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो वो हम कवर नहीं करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो ये तो था बड़े शॉर्ट में क्या कवर करना है क्या नहीं करना है। आओ हम स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स। तो हमारी अमेंडमेंट बुकलेट में आओगे आप तो पेज नंबर 4 ऊपर लिखा हुआ है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है जी। इसमें सबसे पहली अमेंडमेंट है अमेंडमेंट अंडर द हेड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। आराम आराम से करेंगे, इंपॉर्टेंट है, टिक के करेंगे, समझ के करेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अच्छे से करेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है ना, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम आप अच्छे से पढ़ लो ना तो उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो डर नहीं लगता। अगर फर्स्ट टाइम में आधा अधूरा पढ़ोगे ना वो टॉपिक कहीं सही से पूरा हो ही नहीं पाता। मेरा एक्सपीरियंस है। होता क्या, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हो जो आपको लगता है कि पहले पढ़ा हुआ है पर पहले सही से पढ़ा नहीं होता, तो कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते MCQ। फिर जो द्वार टॉपिक देखते हो वो उतने ही पर्टिकुलर टॉपिक देखते हो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, है ना, पूरा फिर से नहीं देखते, बेसिक समझते नहीं। तो जो फर्स्ट टाइम तो पढ़ाई की जाती है, जो क्लीन स्लेट से पढ़ाई की जाती है, पे मतलब अब कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो वो बेस्ट पढ़ाई होती है, उसको टिक के आराम से पढ़ लेना। उसके बाद जो रिवीजन करते रहोगे बड़ा इजी होता रहेगा, चीज़ खत्म करते रहो। जो चीज़ करो अच्छे से करो, कम करो पर जितना करो अच्छे से करो। तो जो कैटेगरी ए है उसको बहुत अच्छे से करेंगे, आराम आराम से रुक रुक के सारी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, बट उससे बेटर है आई विल सजेस्ट कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, है ना। उसमें क्या होगा, आई विल बी एबल टू रिप्लाई मोर अर्ली, आपका टाइम बच जाएगा, है ना, इमीडिएट आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट में थोड़ा टाइम गैप हो जाता है, मैं उसको एक्सेस करूँगा फिर देखूँगा, बट अगर आप व्हाट्सएप कर दोगे तो इमीडिएटली मैं आपको आंसर कर पाऊँगा, है ना। इट विल बी बेटर फॉर अस। तो अच्छा, पहला हेडिंग है हमारा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में कुछ अमेंडमेंट आई हैं,
वेरी रेलिवेंट एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। टैक्सेशन में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारा फोकस एग्जाम के लिए रहेगा, तो एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है एनी एक्टिविटी विच यू डू फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे सेल करके अपना सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वट एवर यू डू विद द इंटेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग इज अ कॉल्ड कॉमर्स ट्रांजेक्शन। कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स एक वाइड वर्ड है, बिजनेस प्रोफेशन सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। When you attach E to it, E means electronic, so electronic commerce मतलब when you do your business profession with the help of internet, online, electronic, digital, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। कितना पार्ट इस इलेक्ट्रॉनिक होगा? 100% इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, पार्ट ऑफ इट इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगा नहीं चलेगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता मत करो, है ना। चलो, तो ई कॉम, अब देखो एक आप मिस्टर ए हैं जो अपनी शॉप पे मान लो गारमेंट्स बेचते हैं, मिस्टर बी है हु इज़ अ बायर हु परचेजेस, तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है सेल की। बट अगर मान लो ए और बी आपस में नहीं मिले, दे मिले ऑन अ प्लेटफॉर्म से अमेजॉन, अगेन मिस्टर ए इज सेलिंग द गारमेंट, मिस्टर बी इज बाइंग द गारमेंट, ठीक है जी। But both are selling and buying on a electronic platform provided by Amazon, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कह देंगे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। इसमें माल ए का है, परचेज बी कर रहा है, और बट कर किसके थ्रू रहा है? अमेजॉन के थ्रू। तो इंटरनेट बीच में आ गया, है ना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बीच में आ गया, तो वी कॉल इट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। वो सब समझेंगे कि मान लो अगर एक ही अपनी वेबसाइट होती, वो बी को बेच रहा होता विदाउट इन्वॉल्विंग अमेजॉन, तो उसमें वो भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है। उस पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है सब समझ लेंगे, बट जहाँ भी इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया ना, वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब ए ने अमेजॉन के थ्रू बी को बेचा, ए ने अपनी वेबसाइट बनाई और बी उसको एक्सेस करके माल खरीदता है ए का, तो जहाँ पे भी इंटरनेट, वेबसाइट, डिजिटल इन्वॉल्व हो गया, दैट्स अ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। बोथ आर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ए सेलिंग बी थ्रू अमेजॉन और ए डायरेक्टली सेलिंग बी बट थ्रू वेबसाइट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बोथ आर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स रादर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ इट डिस्कस करने की, है ना, जितने प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं अपना। उसके बाद भी कोई रह जाता है आपके माइंड में आता है तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम टू डिस्कस द टेस्ट इम्प्लीकेशन, है ना। आई सजेस्ट हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लॉ पढ़ लेंगे, अच्छे से एग्जांपल्स कर लेंगे, उसमें कोई नया एग्जांपल आता है या उस एग्जाम में आप कोई ट्वीक करना चाहते हो तो आप मेरे पूछो, बट बेटर ये होगा आप उसमें अपने हिसाब से आंसर बना के पूछो। आप क्वेश्चन लिखो, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, फिर आप मुझे बताओ, चेक करवा लो कि वो ठीक है या नहीं है। उससे बेटर क्या होगा, उससे फ़र्क क्या फ़ायदा होगा, मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी कि आप कहाँ पे गलत सोच रहे हो, है ना। मैं उस पॉइंट पे आपको समझा पाऊँगा, इट विल बेटर, ठीक है। तो हम कर रहे थे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की, प्रोफेशन की, जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, वो आ जाती है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। लाइक योर सेलिंग, ए इज सेलिंग टू बी थ्रू अमेजॉन, तो वो आ गई ई कॉमर्स। ये बेसिक ट्रांजैक्शन होती है जो हम सब समझते हैं, इसी को हम एग्जांपल लेके चलेंगे। गवर्नमेंट का इतना फोकस क्यों है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे? आजकल जो है ये जो इंटरनेट है ना, इट हैज़ एंटर्ड इनटू एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में घुस गया है ये, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो। अब देखो हम लोग इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपकी पेन ड्राइव क्लासेस होती हैं, सैटेलाइट क्लासेस होती हैं, दिस ऑल आर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। जूम क्लासेस होती हैं, है ना, इसमें जूम इन्वॉल्व हो गया विच इज़ द नेट, तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आ गई आपकी, ठीक है। आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि नेट तो हर जगह इन्वॉल्व होता है, तो क्या सारी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होती हैं? हम अभी सब डिस्कस करेंगे कि क्या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होती हैं, वो क्या नहीं होती हैं, ठीक है जी। आप इसकी चिंता ना करो। हाँ, तो मैं कहता गवर्नमेंट का इतना फोकस क्यों है? बिकॉज नाउ द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ चेंज ट्रिमेंडसली। तो ये ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन है ना, जो गवर्नमेंट का फोकस है,
वो मेनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे है। चेंजेस डोमेस्टिक में भी आए हैं बट वो चेंजेस जो हैं वो तो प्रोसीजरल चेंजेस हैं, बट जो टैक्स नेट बढ़ाया गया है, अपना टैक्स रेवेन्यू के लिए चेंजेस आए गए हैं, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में है। आपको पता है देयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ मॉर्गन स्टैनले जो कहता है कि इंडिया का डिजिटल बिजनेस बाय 2027 ईयर 2027 तक कितना हो जाएगा? इट विल बी अराउंड $200 बिलियन इंडिया का डिजिटल बिजनेस होगा। इट कम्स टू रुपीज़, अगर 70 रुपीज़ का लो तो 1,40,000 करोड़ रुपए का इतना डिजिटल बिजनेस होगा इंडिया का। अब देखो कितना बड़ा सम है ये, 1,40,000 करोड़। हाउ कैन इंडिया इग्नोर द, इस पे टैक्स कलेक्ट ना हो तो कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। तो फोकस यही है टू ब्रिंग दिस इनटू द टैक्स नेट ऑफ इंडिया। इस पर किसी ना किसी का टैक्स लगाना, इस पर कैसे टैक्स कलेक्ट होता था, मतलब कैसे बचता था और कब कैसे लगाया गया, वो हम जब प्रोविजन डिस्कस करेंगे तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए ई कॉमर्स का मतलब? आ ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो अमेंडमेंट क्या क्या है इस हेडिंग के अंदर? 3 अमेंडमेंट है मेजरली। एक है सेक्शन 194O, ये टीडीएस के सेक्शन में अमेंडमेंट आई है। इसे डोमेस्टिक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर है, ये अभी डिस्कस कर लेंगे। फिर इक्वलाइजेशन लेवी लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा इक्वलाइजेशन लेवी पे। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सिर्फ प्रोविजन डिस्कस करना हो, 4 या 5 मार्क्स का, है ना। हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए जिसमें वो बता दें वो कहें इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा नहीं लगेगा। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इन सबको। और तीसरा है एक्सप्लेनेशन 3A ऐड की गई है सेक्शन 911 में, जो बिजनेस कनेक्शन का है ना। इसके क्या इम्प्लीकेशन, क्या सेक्शन कहते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। आपको मोटा मोटा बता दिया हम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डोमेस्टिक टैक्सेशन का सेक्शन 194O, इक्वलाइजेशन लेवी, एक्सप्लेनेशन 3A। आज का जो वीडियो है हमारा वो सिर्फ इन 3 सेक्शन के ऊपर ही होगा, बस पार्ट 1। चलो जी, सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 194O। सबसे पहले आपको पता होगा टीडीएस के सेक्शन जो हैं वो मेजरली 2 चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं। अगर पेमेंट आप रेजिडेंट को कर रहे हो तो, या फिर पेमेंट आप नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो तो। मतलब अगर इनकम रेजिडेंट की है, रेजिडेंट की इनकम पे टीडीएस कट रहा है तो सेक्शन 192 से लेकर 194 वगैरह तक जाता है। 192 में दोनों आ जाते हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, पर जनरली 194 में जनरली इट्स फॉर द रेजिडेंट। और जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, मतलब नॉन रेजिडेंट की इनकम पे टीडीएस काट रहे हो तो 195 में आता है वो, ठीक है जी। तो सेक्शन 194 ऐड किया गया है डोमेस्टिक टीडीएस सेक्शन में। पहले 1 मिनट में समझते हैं ये कहता क्या। आप बस मुझे देखो, अभी नोट्स को मत देखना, मैं जब बताऊंगा जब पढ़ना शुरू करेंगे हम। पहले वो मोटा मोटा समझ लेते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। ये ट्रांजैक्शन लेते हैं, मिस्टर ए सेलिंग गुड्स थ्रू अमेजॉन टू मिस्टर बी। तो इसमें जो अमेजॉन है जिसके थ्रू गुड्स सेल हो रहे हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पे मिस्टर ए एंड बी मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो फैसिलिटेट कर रहा है गुड्स सेल करवाने में, राइट, या सर्विस प्रोवाइड करवाने में। तो अमेजॉन इज फैसिलिटेटिंग द सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसको हम कहेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर ECO। जिसके गुड्स बिक रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जिसकी एक्चुअल में इनकम है, उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ECP। समझ गए? ये बंदे की इनकम है और इसके थ्रू गुड्स सेल हो रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड हो रही है, और ये बायर है, ऑब्वियसली ही इज अ पेयर ऑफ इनकम।
ये गुड्स खरीद रहा है, सर्विस ले रहा है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और परचेजर ऑफ गुड्स। ये पे कर रहा है मिस्टर बी, किसको पे कर रहा है? ए को, बट थ्रू अमेजॉन, राइट। अमेजॉन इज़ अ पर्सन जो इन दोनों को मिला रहा है, जिसके प्लेटफॉर्म पे, जिसका डिजिटल नेटवर्क पे हम मिस्टर ए सेलिंग इट्स गुड टू मिस्टर बी। ठीक है, समझ गए? बेसिक ट्रांजैक्शन है, इसको ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हमने कहा था। अब 94 वो क्या कहता है कि अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है ऑन अ डिजिटल नेटवर्क, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कौन? अमेजॉन। ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल डिडक्ट TDS ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो अमेजॉन जो है वो मिस्टर ए का TDS काटेगा। अमेजॉन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। मिस्टर ए कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो अमेजॉन जो है मिस्टर ए का TDS काटेगा, बिकॉज पैसा इसके थ्रू लूट हो रहा है। इसे सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दोनों में लगता है, चाहे गुड्स सेल करो चाहे सर्विस प्रोवाइड करो। क्या सर्विस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो सकती है? वो भी समझेंगे, है ना। अगर मिस्टर ए है, ही इज सेलिंग गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस टू मिस्टर बी थ्रू अमेजॉन, तो 194 इन्वोक हो जाएगा और अमेजॉन शैल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑफ मिस्टर ए। किस रेट पे टैक्स कटेगा? टैक्स कटेगा 1%। ठीक है जी। टैक्स कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, वो आपको पता ही है। अगर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करोगे तो इट शैल बी डीम की ये आपने मिस्टर ए को क्रेडिट किया है ना। वो हर प्रोविजन में हमारा सेम रहता ही है। तो इफ़ मिस्टर ए इज सेलिंग गुड्स टू मिस्टर बी थ्रू अमेजॉन, तो अमेजॉन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है टू डिडक्ट टैक्स ऑफ मिस्टर ए। टैक्स किस रेट पे कटेगा? 1%। ठीक है, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, जो भी ग्रॉस कंसिडरेशन है उसका 1%। इन सब के मीनिंग अभी एक सेकंड में समझते हैं एक एक करके। कब कटना है? एट टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। चलो अब आपने नोट्स देखो, पेज नंबर 4, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट है TDS ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो TDS कौन काट रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो पेमेंट कर रहा है टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। किस सेक्शन में काटेगा? सेक्शन 194O। ठीक है जी, याद रहेगा, ओ। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। माल कौन बेच रहा है, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है जी। सेल ऑफ गुड प्रोविजन सर्विस बाय ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा। TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिसके थ्रू गुड्स प्रोवाइड सेल हो रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड हो रही हैं। जिसको हो रही हैं उसकी नहीं है, समझ रहे हो ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही हैं, बट हो किसको रही है? बायर को। ये थोड़ा सा इन्होंने दे हैव यूज देयर पावर्स। देखो जनरली TDS सेक्शन में क्या होता है, जो पेयर ऑफ इनकम होता है उसकी लायबिलिटी होती है TDS काटने की टू द रेसिपिएंट ऑफ इनकम, है ना। दो में सेक्शन देख लो आप, सेक्शन 194J देख लो, 194I देख लो, रेंट देख लो। जो टेनेंट है वो TDS काटेगा लैंडलॉर्ड का। 194J में क्या होगा? अगर आप ऑडिट करवा रहे हो, जो क्लाइंट है वो TDS काटेगा ऑडिट फर्म का, है ना, जो पेयर ऑफ इनकम है। इस सेक्शन पेयर ऑफ इनकम कौन है? मिस्टर बी। बट बी की लायबिलिटी नहीं है TDS काटने की। TDS काटने की लायबिलिटी दी है अमेजॉन को। आज समझ रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी। बी अगेन इंडिविजुअल्स, नॉर्मल पीपल होंगे, है ना, मे नॉट बी द टैक्स एसएससीज, तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अमेजॉन पे, जो पूरा सेटअप है, जिसका पूरी टीम है ना। तो ही और इसके बाद कंट्रोल भी है। किस चीज़ का? ट्रांजैक्शन का कंट्रोल भी है और फंड्स का भी कंट्रोल है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कैसे है? इसी के नेटवर्क पे हो रही है, तो इसलिए इसको पूरा पता है ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, किसके बीच में हो रही है, कितने रुपए की हो रही है। और फंड्स का कंट्रोल कैसे है? जनरली पेमेंट जो है वो इसके थ्रू रूट होती है। बी जो है इसको पे करता है, फिर ए जो है इसको, अमेजॉन जो है ए को पे करता है। तो इसके बाद फंड्स का भी कंट्रोल है, ट्रांजैक्शन का कंट्रोल है। सो ही इज इन द बेस्ट पोजिशन टू डिडक्ट टैक्स। तो दो ही इज नॉट अ पेयर ऑफ इनकम। जनरली जो TDS होता है वो पेयर ऑफ इनकम पे होता है, बट पार्लियामेंट है, दे हैव द अल्टीमेट पावर्स, है ना, सॉवरेन पावर्स है उनके पास। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अमेजॉन पे, बायर पे डाली गई। पेयर ऑफ इनकम बायर है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है अमेजॉन पे
हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डिडक्ट टैक्स ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है जी। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन सर्विस बाय ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। डिडक्टर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, अभी डिस्कस किया हमने, है ना। पेयर ऑफ इनकम नहीं है बट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिसके नेटवर्क पे, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन फाइनलाइज हो रही है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। रेसिपिएंट कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये जो मिस्टर ए है, जब भी लगेगा टीडीएस का सेक्शन 194O, जब ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रेजिडेंट नहीं होगा तो 194O नहीं लगेगा। किसका रेजिडेंट होना जरूरी है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का, जिसका टीडीएस कट रहा है, मिस्टर ए का। क्यों? अरे बिल्कुल लॉजिकल बात है, आप बताओ ना। 194O क्या है? डोमेस्टिक टैक्सेशन है। डोमेस्टिक में किसका टीडीएस काट सकते हो? जो इंडिया का रेजिडेंट हो। पूरे सेक्शन उसी पे ही तो है ना। 194J देख लो, 194I देख लो, में सब में इंडिया के रेजिडेंट का टीडीएस काटोगे ना, तो ही हैज टू बी रेजिडेंट। हमने कहा था डिडक्टर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। उसका कुछ नहीं लिखा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। सो अमेजॉन जो है, चाहे वो आर हो चाहे एनआर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिस्टर ए हैज टू बी रेजिडेंट। समझ गए? अगर मिस्टर ए रेजिडेंट नहीं है तो ये सेक्शन नहीं लग सकता, है ना। बी, बायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, ये तो आपको पता ही है। पेयर ऑफ इनकम कोई भी हो सकता है, वो तो हर सेक्शन में ही है। ही कैन बी आर और एन आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इररेलेवेंट। ही कैन बी आर और एन आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इररेलेवेंट। बट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जिसका टीडीएस कट रहा है, ही हैज़ टू बी रेजिडेंट इन इंडिया उस साल में। अगर ये रेजिडेंट नहीं है तो 194O नहीं लगेगा, जस्ट चैप्टर क्लोज। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इस बारे में कि ये जो है अमेजॉन यूएस है, उसके थ्रू कोई इंडिया का रेजिडेंट जो है वो अपना माल बेच रहा है टू अ यूएस पार्टी, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? तो अमेजॉन है यूएस में, बट उसको इंडिया का टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का रेजिडेंट जो है वो उसके नेटवर्क में माल बेच रहा है। किसको बेच रहा है? चाहे यूएस को बेच रहा है, यूएस में किसी बंदे को बेच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो ना। अगर मान लो इंडिया में कोई कंप्यूटर कंपनी है जो यूएस में अपने कंप्यूटर्स बेच रही है ना, थ्रू अमेजॉन यूएस, तो अमेजॉन यूएस को उस कंपनी का टीडीएस इंडिया में काटना पड़ेगा सेक्शन 194O में, राइट। बिकॉज उस इंडियन बंदे की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। वाई? बिकॉज ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट ऑफ ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, तो लायबिलिटी रेज कर दी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, चाहे वो आर है चाहे एनआर है, उसको इस बंदे का टीडीएस काटना पड़ेगा। इसको 10 नंबर लेना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, टीडीएस की रिटर्न भरनी पड़ेगी। ही हैज़ टू डू ऑल द कंप्लायंस इवन इफ ही इज एनआर। अगर इसमें ये किसी को पेमेंट कर रहा है जो इंडिया का रेजिडेंट है, तो इंडिया में रूल बन गया। ठीक है जी। अगर ये नहीं करता तो नॉर्मल जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं टीडीएस ना काटने ना डिपॉजिट करने के, वो अमेजॉन पे लगेंगे, राइट। जो माल खरीद रहा है या जो सर्विस ले रहा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ही जस्ट हैज़ टू पे। जो जिसके नेटवर्क के थ्रू ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। ठीक है। तो डिडक्टर कैन बी आर और एन आर, बट डिडक्टी जिसका टीडीएस कट रहा है, पेई जिसको इनकम मिल रही है, ही हैज़ टू बी आर रेजिडेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए जब भी ये ट्रांजैक्शन, जब भी 194O लगेगा। टीडीएस किस अमाउंट पे? टीडीएस का रेट क्या है? 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस। जो भी ग्रॉस अमाउंट है उसका 1% पे टीडीएस कटेगा। ठीक है। जो 1% है, आपको अभी हम जब टीडीएस का हेडिंग में चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 0.75% बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। तो पैंडमिक के चक्कर में सब टीडीएस के रेट्स कम कर दिए थे, कुछ को छोड़ के, हम डिस्कस कर लेंगे। 25% कम कर दिया था, तो 1% था तो इसका 0.75% रह गया। अगर जो पेमेंट और क्रेडिट है वो होता है 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक। ये लॉकडाउन का चक्कर में, कोविड के चक्कर में हुआ था, टू हैव द मोर कैश इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो टीडीएस के रेट्स जो हैं वो 25% से स्लैश कर दिए थे, तो 1% का 0.75% हो गया। अगर पेमेंट क्रेडिट होता है 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक। ठीक है, याद रहेगा।
ये डेट याद करनी है क्या? हम वहाँ पे करेंगे, बट आपको डेट याद करनी है। कैसे याद रहेगी? 31 मार्च तक है, 14 मई, 14 तो आपको वैसे भी याद रहता ही है, राइट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मतलब जब पेमेंट करो या क्रेडिट करो, जो भी पहले होगा उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ गए? चलो इस सेक्शन में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो हमने नोट्स में लिखी, बिकॉज वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए। तो साथ में जो खाली पेज है वहाँ पे आप लिख लीजिए, आपके समझने के लिए है। आपको सब पता है, जस्ट फिर भी आपको समझ आ जाएगा। हमने डिस्कस कर लिया है वैसे वो। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ई कॉमर्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो अगर आप सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हो तो ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, तो इसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। देखो अगर ये जो ब्रैकेट है, अगर ये लाइन नहीं होती तो ये नॉर्मल कॉमर्स ट्रांजैक्शन होती है ना। मतलब सप्लाई ऑफ गुड सर्विस नॉर्मल कॉमर्स ट्रांजैक्शन, नॉर्मल बिजनेस है, प्रोफेशन है। बट अगर दिस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो भी हमने डिस्कस किया, अमेजॉन था हमारे एग्जांपल में। मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर ई कॉमर्स। तो जो बंदा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी मेंटेन कर रहा है, मतलब जिसकी वेबसाइट है ई कॉमर्स के लिए, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। या आप उस पेज पर लिख लो, इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमें समझा दिया, बट याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद वही करना है जो मेरे नोट्स हैं, जो हमने राइट हैंड साइड पर लिखे हैं। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो गुड्स बेच रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मिस्टर ए था हमारे एग्जांपल में। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है? मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर में वर्ड नहीं लिखे थे, ये ओनली अ पर्सन हु ओन्स, ही कैन बी आर और एन आर, बट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या कर रहा है ये? सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। अब ई इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से आया? अभी तक तो नॉर्मल है। थ्रू, अगर ये गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कहा जाएगा। अगर ये वर्ड नहीं होते तो ही इज़ अ नॉर्मल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर वो अपनी दुकान पे गुड्स बेच रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बट इफ दिस ट्रांजेक्शन सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोविजन सर्विस इज थ्रू ई सी ओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट माना जाएगा। समझ गए? ई कॉमर्स क्या है? क्या सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विस ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। वो जो नेटवर्क है जिसका है उसको कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। इज अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट
मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर ई कॉमर्स, ठीक है जी। और जो सप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। मीन द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ही हैज़ टू बी अ रेजिडेंट पर्सन। ई कॉमर्स ऑपरेटर रेजिडेंट हो ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना जी। ई कॉमर्स ही हैज़ टू बी रेजिडेंट, ही कैन बी आर और एन आर, ठीक है जी। ई कॉमर्स मीन्स द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है जी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सर एक चीज़ बताओ, ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कब होगी? कि ऑर्डर प्लेस ऑनलाइन हो, माल ऑफलाइन सप्लाई हो, सर्विस ऑफलाइन सप्लाई हो, सब कुछ ही ऑनलाइन हो, कैसे? देखो उन्होंने कहा ई कॉमर्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विस और बोथ ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो जो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस आई हैं वो ये आई हैं कि आपका जो ऑर्डर है ना, दैट हैज़ टू बी ऑनलाइन। ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड और प्रोविजन सर्विस हैज़ टू बी ऑनलाइन। उसके बाद पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड और डिलीवरी ऑफ सर्विस कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है फॉर परचेज ऑफ गुड और प्रोविजन सर्विस वो ऑनलाइन होना चाहिए। उसके बाद डिलीवरी और पेमेंट जो है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में जोड़ा जा सकता है। आप खुद जानते हो अमेज़ॉन में जो है वो डिलीवरी जो है वो तो ऑफलाइन ही होती है। नॉर्मल गुड्स हैं, आपने लैपटॉप मंगवाया, आपने मोबाइल मंगवाया अमेज़ॉन से, तो वो तो ऑफलाइन ही आया, नेट के थ्रू थोड़ी आया, कंप्यूटर में थोड़ी आया, ठीक है ना। अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें डिलीवरी ऑनलाइन हो जाती है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है। तो ये जो गुड्स हैं और सर्विस हैं इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी आते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन प्लेस होना चाहिए। जो गुड्स की डिलीवरी है या सर्विस की डिलीवरी है वो जो है ऑफलाइन भी हो सकती है, पेमेंट जो है वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। ऑनलाइन मतलब आप पेमेंट गेटवे के थ्रू पे कर सकते हो, पेटीएम हो गया, पेयू मनी हो गया, गूगल पे हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर आप सीओडी भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है ना। आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया तो आपने ऑर्डर तो प्लेस किया ऑनलाइन, बट आपके जो फूड है, जो मैथो से जो ऑर्डर किया या स्विगी से जो ऑर्डर किया, वो फूड तो आपका फिजिकल डिलीवर होगा ना आपको, तो बट दैट ट्रांजैक्शन इज ई कॉमर्स। तो इस स्विगी में ये होटल वाला है और ये मिस्टर बी है जो परचेज कर रहा है। तो स्विगी के थ्रू ऑर्डर गया, उसने यहाँ पे फॉरवर्ड किया, उसने माल इसको दिया, उसने यहाँ पे डिलीवर किया, आपने पैसे इसको दिए, इसने यहाँ पे दिए। तो स्विगी इज़ अ ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड होटल इज़ अ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो अगर ये रेजिडेंट है ना, नॉर्मली हो गई, अगर ये रेजिडेंट है तो स्विगी को इसका टीडीएस काटना पड़ेगा बिफोर फ्रॉम दिस पेमेंट अंडर सेक्शन 194O, जो कि 1% है। 0.75% है ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके जो रेलिवेंट है, बट हम अपने एग्जाम्पल्स में 1% लेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, ईजी रहेगा है ना समझने में। चलो समझ गए कि ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन प्लेस होना चाहिए। डिलीवरी और पेमेंट जैसे मर्जी हो, इट्स नॉट रेलिवेंट टू डिसाइड वेदर इट्स अ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन और नॉट। ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो 194O लग ही नहीं सकता, ठीक है जी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्डर प्लेस किया हो ऑफलाइन बट गुड डिलीवर हुए हो ऑनलाइन। जैसे सॉफ्टवेयर मान लो, आपने एक किसी शॉप पे गए, HP पे आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, वहाँ पे प्लेस किया, बट वो आपको ऑनलाइन डिलीवर हुआ, मतलब डाउनलोड कर पाए, है ना। तो उसमें ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑनलाइन। पेमेंट और डिलीवरी कैसे हो रही है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन, जनरली ये ऑफलाइन ही होती है। अब सर्विस है, सर्विस का एग्जांपल है, सर्विस का एग्जांपल नहीं लिया ना हमने अभी तक। जैसे स्विगी में चलो आपके गुड्स डिलीवर हुए थे, प्रैक्टो या फिर अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप में क्या है, आप जो है सर्विस लेते हो, किसी को भी आप प्लम्बर को बुलाते हो, उसकी सर्विस लेते हो, आप उसको कॉन्टैक्ट कैसे करते हो, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हो, थ्रू द अर्बन क्लैप प्लेटफॉर्म, उसकी ऐप से या उसकी वेबसाइट से, राइट। सर्विस आपको ऑफलाइन ही मिली है,
प्लम्बर तो ऑफलाइन आके ठीक करेगा ना आपका नल का, बट आपने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन, तो इसलिए अर्बन क्लैप को उस प्लम्बर का टीडीएस काटना पड़ेगा 194 ओ में 1%, 0.75% अगर वो कोविड का रिलैक्सेशन अवेलेबल है तो। समझ गए? आपके डाउट क्लियर हो गए कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगी, कौन सी ऑफलाइन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कैसे होगी, जो हमने पहले कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखो नोट्स में, तो 194 किस पे लगता है? अगर कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कोई गुड सप्लाई कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना है। कितना काटना है? 1%। वो 0.75% है कोविड रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन का पीरियड कितना है? 14 मई से 31 मार्च। और किस अमाउंट पे काटना है? कटेगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस। तो ग्रॉस अमाउंट क्या होगा? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन लेते हैं। ए अमेज़ॉन के थ्रू माल बेच रहा है टू बी, राइट। इसमें एज्यूम करो ए जो है वो 100 रुपीज़ में माल बेचता है। अमेज़ॉन जो है वो बी से चार्ज करता है 130। क्यों चार्ज करेगा? उसमें एज्यूम कर लो 10 रुपीज़ एक अमेज़ॉन को ने एक वेयर हाउस मेंटेन किया हुआ है जिसमें वो सामान को रखता है, उसका रेंट है। और 20 रुपीज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, राइट। तो बी इसको 130 देगा, इसको अपना कमीशन भी काटना है। ए का जो 100 रुपये का प्राइस है वो इंक्लूसिव कमीशन है, तो वो इसको एज्यूम करो 85 देगा। 15 रुपीज़ अपना कमीशन काट लेगा। तो आप समझ गए? 85 एक अपने गुड्स के लिए लेगा, 15 रुपीज़ अमेज़ॉन ने अपना कमीशन रखा, 10 और 20 उसने रखा कि जो वेयर हाउस चार्ज के उसको रेंट देना पड़ता है इस गुड्स का, 20 रुपीज़ उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। टोटल 130 लिए इसने। 130 कैसे हुए? 85 इसको गए, 15 इसको गए एज अ कमीशन 100, 10 वेयर हाउस के लिए, 20 ट्रांसपोर्ट के लिए 130। बी को जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पड़ा वो 130 पड़ा। अब अमेज़ॉन टीडीएस काटेगा ए का कितने पे काटेगा? क्वेश्चन है। 85 पे काटेगा, 100 पे काटेगा, 130 पे काटेगा। तो आंसर इज ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट मतलब बी जो बायर है वो कितने पैसे दे रहा है? वो कितने पैसे दे रहा है? वो दे रहा है 130। तो टीडीएस कटेगा 130 पे। समझ गए? दो टीडीएस कट रहा है ए का, और ए को जो पैसे मिल रहे हैं वो 85 ही मिल रहे हैं, बट दिस इज नॉट रेलिवेंट। टीडीएस कटेगा ग्रॉस अमाउंट पे 130 पे। इसके चक्कर में थोड़ा सा लॉजिक इंटरप्रिटेशन ये आ जाता है कि अमेज़ॉन इज डिडक्टिंग टीडीएस ऑन इट्स इनकम ऑल्सो। इसकी इनकम है ना 15 रुपये, तो कमीशन तो इसकी इनकम है, इसी के लिए तो काम कर रहा है सारा। तो इस 15 रुपये, ये 15 ऑल्सो पार्ट ऑफ 130। तो टीडीएस कट रहा है 130 पे। इन दैट सेंस अमेज़ॉन डिडक्टिंग टीडीएस ऑन इट्स ओन इनकम, बट वो इंसिडेंटली हो रहा है ना। वो इसलिए हो रहा है, आप समझ गए ना। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि टीडीएस लायबिलिटी बी पे होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली हो नहीं सकती बिकॉज पेयर ऑफ इनकम इज बी। प्रैक्टिकली हो नहीं सकती, इसलिए अमेज़ॉन पे डाली गई है। तो उस चक्कर में इसकी अपनी इनकम पे भी ये अपना टीडीएस काट रहा है। बट आपको क्या रखना है? ग्रॉस अमाउंट। टीडीएस डिडक्ट होगा ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग जो मिस्टर बी पे कर रहा है, जो बायर पे कर रहा है। ही इज पेइंग 130, तो 130 पे अमेज़ॉन टीडीएस काटेगा कितना? 1% और 0.75%। टीडीएस का रेट कम रखा गया इसी चक्कर में बिकॉज इट्स ऑन अ ग्रॉस अमाउंट। बट वैसे आपको मैं बता दूं 1% ऑफ सेल भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिजनेस में इतने ज़्यादा मार्जिन होते नहीं हैं जनरली, बिजनेस में जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, है ना। इफ़ दे आर सेलिंग थ्रू अमेज़ॉन तो उनके लिए 1% इज़ अ बिग हिट, है ना। बट वो कैश फ्लो इश्यूज़ हैं। टीडीएस कब कटता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब एक चीज़ बताओ, एक एग्जाम्पल में ऐसा भी तो हो सकता है ना। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ओला। समझ गए सर? ये समझ गए आप बिल्कुल
कि टीडीएस किस रेट पे कटेगा, 1% पे 0.75% अगर कोविड की रिलैक्सेशन है जो आपके पेपर में होगी, और किस अमाउंट पे कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे। ग्रॉस अमाउंट कौन होगा, जो बी दे रहा है। इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का कमीशन है या उसके और चार्जेस हैं, उस सबका इंक्लूसिव होगा ग्रॉस अमाउंट, उस पर टीडीएस कटेगा। ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। उन सबके ऊपर लायबिलिटी आ गई टीडीएस काटने की। ओला, उबर, ये 194 में आएंगे क्या? आप मुझे बताओ, ओला इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर और नॉट? वो क्या कर रहा है? इज ही मेंटेनिंग अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स? तो मेंटेन तो कर रहा है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होगा? ड्राइवर। वो क्या दे रहा है? वो अपनी सर्विस दे रहा है ड्राइविंग की, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को पहुंचाने की, इज अ टैक्सी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द ड्राइवर। ओला क्या कर रहा है? ड्राइवर और क्लाइंट को मिला रहा है, राइट। तो ओला एक्ट एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो मिला कहाँ पे रहा है? थ्रू ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपने ऐप पे मिला रहा है। आप ऐप पे ओला बुक करते हो तो ऐप किसकी है? वो ओला की है। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस ओला प्रोवाइड नहीं कर रहा। ओला इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ ड्राइवर और क्लाइंट मिल रहा है। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ड्राइवर डायरेक्टली टू द क्लाइंट। ओला इज ओनली एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ड्राइवर जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ड्राइवर कौन हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेट पार्टिसिपेंट, ड्राइवर, ओला और क्लाइंट। ये हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये हो गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अगर ये ड्राइवर रेजिडेंट है तो ओला को इसका टीडीएस काटना पड़ेगा 194O में। कितने अमाउंट पे काटेगा? जो अमाउंट क्लाइंट देगा ड्राइवर को। बट इस केस में जनरली ऐसा होता है कि क्लाइंट काफ़ी हद तक ड्राइवर को डायरेक्टली पैसा पे कर देता है, इफ़ दे आर नॉट यूजिंग द पेटीएम एंड ऑल, है ना, ओला मनी वगैरह, तो वो ड्राइवर को कैश पे कर देता है। ठीक है। अब इस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, क्वेश्चन ये। तो प्रोविजन कहता है कि इफ़ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और बायर ऑफ गुड हैज़ डायरेक्टली मेक द पेमेंट टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, क्लाइंट ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ड्राइवर, देन इट शैल बी डीम्ड, डिमी फिक्शन लाया गया है, इट शैल बी डीम्ड दैट पेमेंट इज मेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो हम ये मानेंगे, हम कौन मान, लॉ ये मानेगा कि पेमेंट जो मेक हुई है वो ओला ने ड्राइवर को की है। इवन इफ डायरेक्टली पेमेंट हुई है क्लाइंट से ड्राइवर को, तो ये माना जाएगा कि पेमेंट की है ओला ने ड्राइवर को, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है। ऐसा इसके इम्प्लीकेशन क्या हुए? अगर पेमेंट हुई है ओला टू ड्राइवर तो ओला को इस पेमेंट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। जो पेमेंट उसके पास आई नहीं, वो डायरेक्टली क्लाइंट से ड्राइवर के पास गई, बट लॉ ने मान लिया कि आपने पेमेंट किया, आपने मतलब ओला ने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ओला को इस पेमेंट पे भी टीडीएस की लायबिलिटी आ गई ही अंडर सेक्शन 194O। किस रेट पे? 1% और 0.75%। कितने अमाउंट पे? वो अमाउंट जो क्लाइंट ने ड्राइवर को दिया है। थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, बट ज़्यादा लॉजिकल है नहीं। अब एक चीज़ बताओ, ये जो क्लाइंट ने ड्राइवर को पैसा दिया, इस पे ओला अपना कमीशन तो चार्ज करेगा, ड्राइवर से पैसा लेगा कमीशन का, तो मतलब उसका इस प्राइस पे कंट्रोल तो है, ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल है। जब वो अपना कमीशन ले सकता है तो टीडीएस भी ले सकता है, गवर्नमेंट कहती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर डायरेक्टली पेमेंट भी की गई है तो हम ये मानेंगे कि आपने पेमेंट की है, आपने मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पेमेंट की है, एंड देयरफॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शन एज वेल, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन भी उसके कंट्रोल में है। वो इस ट्रांजैक्शन में अपना कमीशन तो लेगा ना, वो तो उसके बाद कंट्रोल है इस ट्रांजैक्शन का, कमीशन वसूल कर सकता है तो टीडीएस भी वसूल कर सकता है। ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन पे भी ओला को टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट पे? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, कोई डाउट नहीं। कब काटेगा? टीडीएस काटते हैं जब पेमेंट और क्रेडिट होता है, विच इज अर्लियर, पेमेंट और क्रेडिट बाय द ओला। जो टीडीएस काट रहा है उसकी बुक्स में देखते हो ना कि वो कब पे कर रहा है, या उसकी बुक्स में कब क्रेडिट हुआ है, जब टीडीएस काटना है। बट ये पेमेंट तो सीधा सीधा क्लाइंट से हुई है,
तो लॉ क्या कह रहा है, जब क्लाइंट ने पे किया इट शैल बी डीम्ड कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पे किया। तो जैसे ही क्लाइंट ने पे किया वैसी लायबिलिटी आ गई ओला पे टीडीएस काटने की। ओला को पता होगा ना, तो क्लाइंट ने पे किया, तो पेमेंट कब हो गई, इसके लिए पेमेंट कब हुई, जब क्लाइंट ने पे किया। समझ गए ना? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आराम से पूछना। नोट्स में आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर ऑफ गुड और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, क्लाइंट ही इज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट सर्विस डायरेक्टली टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ड्राइवर। अगर क्लाइंट डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे कर देता है देन इट शैल बी डीम्ड टू बी द अमाउंट पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो हम मान लेंगे, लॉ मान लेगा कि इट्स अमाउंट पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ओला, कि ओला ने पे किया है टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ड्राइवर। अगर क्लाइंट ने डायरेक्टली पे किया है टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट देन इट शैल बी डीम्ड कि इट हैज बीन पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एंड देयरफॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑन दिस अमाउंट एज वेल। ठीक है, कब, जब पेमेंट हुई। कोई डाउट? समझ आ गया? चलो गुड। और एग्जांपल देखें। आ जाओ। मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप से आप लोग होटल, एयर टिकट वगैरह बुक करवाते हो। ये क्लाइंट हो गया, नॉर्मल इंडिविजुअल, ये होटल, एयरलाइन कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करेंगी एक्चुअली। देखो अब ये जो सर्विस है ये ऑफलाइन प्रोवाइड होगी, इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन। होटल में जाके रहोगे, एयरलाइन में फिजिकली ट्रैवल करोगे, है ना। बट सिंस ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो ऑनलाइन प्लेस हुआ है, इसलिए ट्रांजैक्शन इज ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन देयरफॉर कमिंग अंडर द नेट ऑफ 194O। समझ गए ना? तो क्लाइंट ने क्या किया, मेक माई ट्रिप में अपना होटल बुक किया, ढूंढा, गोवा जाना है, ढूंढा, होटल बुक किया, इसको पे किया, इसने अपना कमीशन काट के इसको पे किया। बट इससे पे करने के लिए वो 194O काटेगा, कितने अमाउंट पे, जो क्लाइंट पे कर रहा है, जिसने फाइनल डील हुई है। कितना परसेंट, 1% और 0.75%। ठीक है जी। एक चीज़ बताओ, अगर यू नो प्रैक्टो इज़ अ वेबसाइट जो आपको ऑनलाइन डॉक्टर की फैसिलिटी देती है। कोविड में थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गई है प्रैक्टो। इसमें आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो ऑनलाइन। डॉक्टर है एक, मान लो कोई कंपनी है से डिलॉयट। डिलॉयट ने क्या किया, प्रैक्टो से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे कोई भी एम्प्लॉय जो हैं वो आपके थ्रू डॉक्टर की सर्विस ले लेंगे और आप चार्ज एम्प्लॉय को नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मुझे चार्ज करोगे। ठीक है, हो सकता है, नॉर्मल कॉर्पोरेट्स करते हैं ऐसे। तो जो डिलॉयट पे करेगा थ्रू प्रैक्टो से डॉक्टर को पास जाएगा। प्रैक्टो एक्ट एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, और अगर डॉक्टर रेजिडेंट है तो इसका प्रैक्टो को टीडीएस काटना पड़ेगा सेक्शन 194O में, राइट। डिलॉयट इज अ कॉर्पोरेट, क्या इसकी कोई लायबिलिटी बनती है टीडीएस काटने की? वो टेक्निकल सर्विस ले रहा है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो 194J में इसके पास लायबिलिटी आ गई टीडीएस काटने की। डॉक्टर का टीडीएस दो बार कट जाएगा क्या? और अगेन उसके पास तो डॉक्टर के सही से कोऑर्डिनेट्स भी नहीं होंगे, क्या पैन नंबर है, किस पे टीडीएस काटे क्या नहीं काटे, या प्रैक्टो को टीडीएस काटेगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए लोगों ने क्या, मतलब लॉ ने क्या किया कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पे 194O में टीडीएस कट गया तो उस ट्रांजैक्शन पे और कोई टीडीएस नहीं कटेगा, किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर मतलब क्या कहा गया, 194O को प्रेफरेंस दी गई है ओवर ऑल अदर टीडीएस सेक्शंस। पहले आप देखोगे 194O लग रहा है नहीं लग रहा, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, रेजिडेंट है,
तो प्रैक्टिकल टीडीएस काटना है 194O में। तो अगर प्रैक्टिकल टीडीएस काटना है तो इस ट्रांजैक्शन पे और कोई टीडीएस नहीं लगेगा, मतलब अब डिलॉयट को 194J में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। डिलॉयट को ऐसे पता लगेगा कि प्रैक्टिकल टीडीएस काट लिया, वो अंडरटेकिंग ले लेगा कि भैया आपका टीडीएस बनता है ना, अगर बनता है तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा 194J में आपका। समझ गए? कोई डाउट? नहीं सर। तो अगर 194 लग गया तो उस ट्रांजैक्शन पे और कोई टीडीएस नहीं लगेगा। आज समझे मैं डिलॉयट क्यों लिया? मैं अभी तक तो इंडिविजुअल ले रहा था, अब इंडिविजुअल क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर मैं इंडिविजुअल लेता तो उस पर 194J लगता नहीं है ना, पर्सनल सर्विस हो गई ना, बस में 194J लगता नहीं है, वो M लगता है पर उसमें 50 लाख से ऊपर है ना। तो इसलिए तुम आपको समझाने के लिए कि 194J अगर लगता तो वो भी नहीं लगेगा, अगर कॉर्पोरेट होगा जब भी 194J नहीं लगेगा, बिकॉज 194O लग गया। तो 194O ओवरराइड्स ऑल अदर सेक्शंस ऑफ टीडीएस। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी 194O को। अगर 194O लग रहा है तो बाकी कोई सेक्शन नहीं लगेगा। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काट रहा है तो बाकी किसी को कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है जी, आओ आप पढ़ो पॉइंट नंबर, चलो रुको, अभी पढ़ना मत, मैं आपको पढ़ाऊँगा, अब पहले समझ लेते हैं फिर इकट्ठे पढ़ेंगे। हमने एग्जांपल किया था अमेज़ॉन अमेज़ॉन के थ्रू बी को माल बेच रहा है। माल कितने का बेचा था? 130 का। इसमें अमेज़ॉन के कुछ खर्चे थे, वेयर हाउसिंग 10 रुपीज़ की और ट्रांसपोर्टेशन 20 का, अपना कमीशन चार्ज किया 15 रुपये और 85 रुपये इसको पे कर दिए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। 85, 15, 10, 20 कम्स टू 130। इस ट्रांजैक्शन हमने कहा अमेज़ॉन टीडीएस काटेगा मिस्टर ए का कितने परसेंट पे? 1% और 0.75%। कितने अमाउंट पे? 130। क्वेश्चन आता है इज ए रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ ₹15 अंडर सेक्शन 194H। क्या ए को 194H में टीडीएस काटने की जरूरत है? 194H क्या होता है? कमीशन पे। अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना होता है। पहला क्वेश्चन ये आता है ए काटेगा बी काटेगा, कमीशन कौन दे रहा है? कमीशन ए दे रहा है। अमेज़ॉन जो है इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ ए, वो ए को हेल्प कर रहा है गुड्स बिकवाने में, राइट। तो ए कमीशन दे रहा है, अपने से गुड बिक रहे हैं, किसको? अमेज़ॉन को 15 रुपये का। अमेज़ॉन भी 15 रुपये ए से ही चार्ज करता है कमीशन के। ठीक है, अब ए की लायबिलिटी है क्या 194H में? बट अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर 194 लग गया तो और कोई सेक्शन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में 194 लग रहा है, अमेज़ॉन टीडीएस काटेगा ए का 1% और 0.75% ऑन ₹130। तो ए को 194H में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। समझ गए? सर एक चीज़ बताओ, 194 तो अभी आया है, इससे पहले क्या ए टीडीएस काटता था अमेज़ॉन का 194H में? बिल्कुल काटता था सर। अगर जो सेलर्स हैं वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा का टीडीएस काटेंगे अगर 194H में वो क्वालिफाई हो जाते हैं। 194H की लिमिट है, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ जब भी आते हैं जब वो टैक्स ऑडिट में पार्ट हो, अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ को 194H में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर टैक्स ऑडिट का पार्ट है, टैक्स ऑडिट लेवल है उन पर, तो वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का टीडीएस काटते थे। बट अब से सिंस 194O आ गया तो अमेज़ॉन उनका टीडीएस काटेगा, तो उनको अमेज़ॉन का टीडीएस द्वारा काटने की जरूरत नहीं है। और समझ गए ना, इस 15 पे वैसे विद होल्डिंग हो ही गई है, अभी हम डिस्कस किया था। 15 इज द पार्ट ऑफ 130 है ना, तो इन द नेम ऑफ ए हुई है, बट इसका जो फ्लो है, डाटा का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास पहुँच चुका है। नाउ गवर्नमेंट नोज़ कि किसने कितने कमाए हैं, है ना, गवर्नमेंट नोज अबाउट दिस ट्रांजेक्शन। तो पर्पस यही है 194O का कि गवर्नमेंट का ये पता लगे कि जो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे माल बेच रहे हैं बट दे डोंट फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम, तो उनको पकड़ने के 194O लाया गया है कि उनकी इन्फॉर्मेशन अपना गवर्नमेंट के पास आ पाए। तो अमेज़ॉन जब टीडीएस काटेगा तो वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। तो डाटा कलेक्शन के लिए ही मेन 194O आया गया है, जिससे टैक्स की चोरी ना हो।
ठीक है, बैक टू, तो अगर 194 लग गया तो ए को अमेज़ॉन के कमीशन पे टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। बट इस ट्रांजैक्शन में अमेज़ॉन के भी अपने खर्चे हैं, अमेज़ॉन का पूरा बिजनेस है, वो बिजनेस यही है कि वो ए का माल बी को बिकवाता है, उसके लिए उसके बाद खर्चे होते हैं, वेयर हाउस मेंटेन किया हुआ जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बिल्कुल डायरेक्ट खर्चे हैं जो इस गुड्स से रिलेटेड हैं। इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, पूरा एम्प्लॉयर बेस है उसका, सैलरी वगैरह खर्चे सब पे। क्या अमेज़ॉन को इन खर्चों पर टीडीएस काटने की जरूरत है, या फिर ये खर्चे भी सिंस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन ओनली, सब कुछ होते इस ट्रांजैक्शन के लिए ही रहा है ना, तो ये सब कुछ इसके 194 के अंदर आ जाएगा, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नहीं बच्चे, लॉजिकल भी नहीं आप समझ पा रहे होंगे। जो एग्जेप्शन दी गई है वो ये कहा गया है कि अगर 194 में टीडीएस कट गया तो उस ट्रांजैक्शन पे और किसी सेक्शन के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा। ट्रांजैक्शन यही है, तो इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ कमीशन ही है जिस पे और 194H में टीडीएस नहीं कटेगा। बट ये जो बाकी खर्चे हैं तो अमेज़ॉन को वेयर हाउसिंग पे और 194I में या फिर अपना ट्रांसपोर्टेशन पे 194C में टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ गए? सिर्फ एग्जम्पशन दी गई है उस ट्रांजैक्शन पे वो कोई पेमेंट हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन, ये दिस सेपरेट ट्रांजैक्शन बिटवीन अमेज़ॉन एंड वेयर हाउस, राइट, दिस सेपरेट ट्रांजैक्शन बिटवीन अमेज़ॉन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इस पर अमेज़ॉन पे जो नॉर्मल टीडीएस लायबिलिटी है अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन वो लगेगी। जो एग्जम्पशन दे रखी है वो सिर्फ ये दे रखी है कि अगर 194 लग गया तो उस ट्रांजैक्शन पे और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी, चलो अब होता क्या है, सीबीडीटी के पास एक क्वेरी आई, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कह रहा है अमेज़ॉन के थ्रू ए ने अपना माल बेचा बी को, राइट, बी ने 130 रुपीज़ देने हैं, उसने किया पेटीएम। पेटीएम इज अ डिफरेंट पर्सन, पैसा गया पेटीएम के पास, पेटीएम ने अपना कमीशन काटा मान लो ₹1 और 129 रुपीज़ अमेज़ॉन को दे दिए। अमेज़ॉन ने अपना कमीशन काटा और फिर ए को पैसा दे दिया। तो अमेज़ॉन की लायबिलिटी कितने की है? 1% और 0.75% ऑन ₹130। कोई डाउट नहीं है, पढ़ते आ रहे हैं। तो अमेज़ॉन तो 130 पे टीडीएस काटेगा। क्वेश्चन आया, इज पेटीएम और कैन क्वालिफाई एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो क्या पेटीएम की भी लायबिलिटी आती है क्या टीडीएस काटने की? इसका ₹1 है, कमीशन है जो उसका, बट ग्रॉस अमाउंट जो ट्रांजैक्शन का है वो तो 130 है। तो क्या पेटीएम 1% और 0.75% टीडीएस काटेगा ऑफ ₹130? किसका काटेगा? अमेज़ॉन का। तो सीबीडी पास क्वेश्चन है, कैन पेटीएम क्वालिफाई एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर? और इस ट्रांजैक्शन पे वो भी टीडीएस काटेगा। तो आप कहोगे सर एग्जम्पशन दे रखी है। एग्जम्पशन क्या दे रखी है? इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन देन टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो एग्जम्पशन है फॉर एनी अदर प्रोविजंस, कि अगर 194 में कट गया तो और किसी सेक्शन में नहीं कटेगा। बट द्वारा 194 में कटेगा नहीं कटेगा इसकी एग्जम्पशन तो नहीं दी गई। आज समझ ना लॉ को कैसे पढ़ रहे हैं? जो लॉ में लिखा है उतने ही पढ़ोगे ना, यू कैन नॉट ऐड और लेस वर्ड्स। तो लॉ में लिखा है कि अगर 194 में टीडीएस कट गया तो यू कैन नॉट डिडक्ट टैक्स अंडर एनी अदर प्रोविजन, राइट। तो बट अब यहां पे हम किस में टीडीएस काट रहे हैं? इसमें अगेन हम 194 में काट रहे हैं जो एग्जामिशन में कवर नहीं होता। एग्जामिशन में तो 194 ओ के अलावा सेक्शन कवर होते हैं। तो सीबीडी पास क्वेरी आई, इफ पेटीएम क्वालिफाई एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो सिंस वो लैंग्वेज में कवर नहीं हो रहा एग्जामिशन की, उसके ऊपर 194 आ जाएगा क्या? और उसके 194 आ जाएगा तो सेम ट्रांजैक्शन पे दो 194 कटेगा। एक बार अमेजॉन भी काटेगा 130 रुपये पे और पेटीएम भी काटेगा 130 रुपये पे, बिकॉज जो 194 है वो तो ग्रॉस अमाउंट पे कटना है ना। उसमें ये कुछ नहीं है कि आगे वाले की इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, फिर इसकी इनकम कितनी है, इट्स नॉट रेलिवेंट। 194 इज ऑन ग्रॉस अमाउंट, तो ग्रॉस अमाउंट तो 130 है फॉर बोथ द ट्रांजैक्शन। जो अमेजॉन पे कर रहा है ए को या फिर पेटीएम पे कर रहा है अमेजॉन को, तो कुछ नहीं है। तो कैन अमेजॉन पेटीएम बी लायबल फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस? तो सीबीडी ने कहा थोड़ा इलॉजिकल है एंड देयरफॉर एजम्पशन प्रोवाइड की गई
टू पेमेंट गेटवेज, कहा क्या कि पेमेंट गेटवेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर विच इज अमेजॉन इन आवर केस हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन सच ट्रांजैक्शन। तो पेमेंट गेटवे को 194O में टैक्स काटने की जरूरत नहीं है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 194O में ही टैक्स काट दिया गया है। आप समझे सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वो एग्जाम्पशन वाले क्लॉज में क्यों नहीं आ पा रहा था, बिकॉज जो एग्जाम्पशन वाला क्लॉज है वो कवर करता है, जो एक्सेप्शन है वो कवर करता है फॉर द अदर प्रोविजंस, 194O को कवर नहीं करता, और इसमें डबल डिडक्शन हो रही थी ओनली फॉर 194O। ठीक है जी, अब अपने नोट्स पे आओ आप। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लिया था हमने, पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। वेयर टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन, जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना ही पढ़ना। वेयर टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन, उसके बाद सारा छोड़ दो, कॉमा के बाद से पढ़ना स्टार्ट करना सेकंड लाइन में। टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो अगर इस सेक्शन में टैक्स कट गया है तो टैक्स नहीं कटेगा अंडर एनी अदर प्रोविजन, किसी अदर प्रोविजन में इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो उस ट्रांजैक्शन पे किसी और प्रोविजन में टैक्स नहीं कटेगा। आप दोनों वर्ड्स का मतलब समझ गए। सच ट्रांजैक्शन मतलब जो हमने कहा था कि ए अमेजॉन के थ्रू बी को माल बेच रहा है तो ए कमीशन पे टीएस नहीं काटेगा, बट अमेजॉन के जो और खर्चे हैं वो सच ट्रांजैक्शन नहीं है, वो सेलिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो उसकी अपनी ट्रांजैक्शन है, उस पर टीएस कटेगा। बट उस ट्रांजैक्शन में कोई माल बेच रहा है ए अमेजॉन को, अमेजॉन के थ्रू बी को, तो ए अमेजॉन का टीएस नहीं काटेगा कमीशन पे 194H में। या फिर मान लो बी की लायबिलिटी आती है का टीएस काटने की, जो प्रैक्टो वाला एग्जांपल लिया था हमने डॉक्टर का एंड डिलॉयट का, तो बी भी टीएस नहीं काटेगा, भी ट्रांजैक्शन सेम है और प्रैक्टो ने टीएस काट लिया है ए का, डॉक्टर्स का, राइट। एंड एनी अदर प्रोविजन, समझ गए कि किसी और प्रोविजन में काटने की जरूरत नहीं है, बट सेम प्रोविजन में तो काट सकते हो ना। तो इसके लिए पेमेंट गेटवे का एग्जेम्पशन आया, बिकॉज देयर वर डाउट कि पेमेंट गेटवे में क्वालिफाई एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक चीज बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं आपके साथ। कैटेगरी ए है इसलिए हम इसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे एंगल से पढ़ रहे हैं जो जो आके पेपर में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, है ना। पर्पस ये है कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए और इतना डिस्कस करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। यू नो त्रिवागो, त्रिवागो एक साइट है जो होटल बुक नहीं करता, बट वो ये बताता है, सिंस आजकल बहुत सारी साइट्स हो गई होटल बुक्स करने की, मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com एंड एयरबीएनबी, बहुत सारी साइट्स हैं, booking.com। तो त्रिवागो बताता है कि किस साइट पे आज अभी इस टाइम पे सबसे कम रेट में आपका होटल मिल रहा है। तो इट कंपेयर्स द प्राइस ऑफ वेरियस वेबसाइट। तो आप त्रिवागो में जाते हो, आप देखते हो ताज गोवा, राइट। तो वो बताता है मेक माई ट्रिप में लोएस्ट प्राइस है, राइट। तो आप मेक माई ट्रिप को क्लिक करते हो, देन इट टेक यू टू मेक माई ट्रिप। वंस यू क्लिक ऑन मेक माई ट्रिप, इट टेक यू टू मेक माई ट्रिप वेबसाइट, और वहाँ पे आप भी हो, आपने त्रिवागो पे गए, होटल सर्च किया, होटल सर्च करने के बाद आप मेक माई ट्रिप पे पहुँच गए और आपने मेक माई ट्रिप से होटल बुकिंग कर लिया ताज का। सब कुछ रेजिडेंट है। एक बार समझें इसमें 194O कहाँ कहाँ आएगा। मेक माई ट्रिप एक्टिंग एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर ताज, पेमेंट भी इसको आगे डायरेक्टली, ठीक है। तो मेक माई ट्रिप को 194O में टीडीएस काटना पड़ेगा ताज का, किस अमाउंट पे, जो बी पे कर रहा है, राइट। क्वेश्चन सिंपल है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ था। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हुआ है वो है त्रिवागो। कैन त्रिवागो इज त्रिवागो ऑल्सो लेबल फॉर 194O? क्या त्रिवागो को 194O में टीडीएस काटने की जरूरत है क्या? कैन त्रिवागो क्वालिफाई एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, डेफिनेशन याद करो। ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट्स, मैनेज और ओन्स अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। तो
ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज ओन करता है, राइट। ई कॉमर्स के लिए, ट्रांजेक्शनल ई कॉमर्स की है, इंटरनेट हर जगह डिजिटल है, इंटरनेट इन्वॉल्व है, तो ही क्वालिफाई एज अ ECO। ECP कौन होगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु इज सेलिंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विस, ठीक है, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो मेक माई ट्रिप जो है वो त्रिवागो के थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो एंड इफ ही इज अ रेजिडेंट तो 194O में त्रिवागो को मेक माई ट्रिप का TDS काटना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ही इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ही इज अ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो इस पे भी 194O की लायबिलिटी आ गई। अब आप बताओ काटेगा नहीं काटेगा? देखो जो एक्सेप्शन दी गई है वो अभी हमने डिस्कस किया, इट्स ओनली फॉर अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर 194O में ही TDS काटने की जरूरत पड़ती है तो उसमें एक्सेप्शन में कवर नहीं होता, दैट्स वाई वो पेमेंट गेटवे को CBDT को क्लैरिफाई करना पड़ा। बट जो क्लैरिफिकेशन आई है इट्स ओनली लिमिटेड टू पेमेंट गेटवेज, उसमें त्रिवागो तो कवर नहीं है या फिर अदर इंटरमीडिएट्स तो कवर नहीं है, इट्स स्पेसिफिक टू पेमेंट गेटवेज। सो इस ट्रांजैक्शन में देयर इज 2 times 194O। पहला त्रिवागो काटेगा 194O ऑन द सेम अमाउंट, बिकॉज TDS इज ऑन द ग्रॉस अमाउंट। तो जो बुकिंग हुई है बी पे उसी अमाउंट पे TDS कटेगा, त्रिवागो भी काटेगा, मेक माई ट्रिप भी काटेगा। समझ गए? इलॉजिकल है, हो रहा है, बट आज की डेट में कोई एग्जम्पशन नहीं आई हुई है। धीरे धीरे इंडस्ट्री अपना रिप्रेजेंटेशन देगी तो CBDT हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन दे दे, बट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली भी त्रिवागो इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एंड मेक माई ट्रिप ऑल्सो रिक्वायर्ड TDS अंडर सेम सेक्शन। आप समझ रहे हैं एक्सेप्शन क्यों नहीं मिल पा रहा? बिकॉज एक्सेप्शन अवेलेबल ओनली फॉर अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, राइट, एंड अदर प्रोविजंस में 194O नहीं आता। आपको मैं बता दूं 194O स्टार्ट्स विथ नॉट विथ स्टैंडिंग अंडर एनीथिंग कंटेंट इन चैप्टर ऑफ TDS। तो सारे चैप्टर को नॉट विथ स्टैंडिंग करता है, बट अपने सेक्शन के में जो अपना लायबिलिटी आ रही है वो तो आपको इन्वोक करनी पड़ेगी ना, उस पर तो एप्लीकेबल हो गई ना। अपने सेक्शन को नॉट विथ स्टैंडिंग कर देगा तो खुद कैसे पड़ेगा? समझ पा रहे हो ना? इट्स अ बेसिक इंटरप्रिटेशन। तो त्रिवागो विल डिडक्ट TDS अंडर 194O ऑन द सेम ट्रांजैक्शन बी वाले अमाउंट पे ही ऑन विच मेक माई ट्रिप शैल ऑल्सो डिडक्ट TDS। आप पूछोगे त्रिवागो को पता कैसे लगेगा सर कितने अमाउंट पर ट्रांजैक्शन हुई? आपको क्या लगता है त्रिवागो जो है वो मेक माई ट्रिप से क्या लेता होगा? कुछ चार्ज करता होगा? वही तो सोर्स ऑफ इनकम है इसका, चार्ज करता होगा। तो जब चार्ज करता होगा तो उस पर ट्रांजैक्शन कंट्रोल है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल है तो वो भी TDS काटेगा। ठीक है जी। अब लॉ ने क्या किया है? लॉ ने सिंपल लिखते हैं, वही हमारा एग्जांपल A अमेज़ॉन B। लॉ ने एग्जम्पशन प्रोवाइड कर रखी है टू स्मॉल इंडिविजुअल HUF। तो अगर A जो है वो इंडिविजुअल या फिर HUF है और ग्रॉस अमाउंट जो है लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, तो उस पर अमेज़ॉन को TDS काटने की जरूरत नहीं है इफ़ अमेज़ॉन मिस्टर A प्रोवाइड्स हिज पैन और आधार टू अमेज़ॉन। तो क्या कंडीशन हो गया? जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो इंडिविजुअल HUF है, ग्रॉस अमाउंट जो है 5 लाख है उससे कम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना पैन या आधार दे देता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को TDS काटने की जरूरत नहीं है उस ट्रांजैक्शन पे। समझिए? अब एक चीज़ बताओ, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को TDS काटने की जरूरत नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को TDS काटने की जरूरत नहीं है, तो वो जो एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी अभी कि अगर TDS कट गया है 194O में तो और किसी सेक्शन में TDS नहीं कटेगा, तो इस ट्रांजैक्शन में तो 194O में TDS नहीं कटा, बिकॉज A इज अ इंडिविजुअल, gross amount is less than 5 lakh rupees and he has provided his PAN number to Amazon, तो TDS नहीं काटेगा। तो is A required to take TDS on commission of Amazon? तो आंसर इज नो। जो मैं ब्रैकेट किया था, जो मैंने पढ़वाया नहीं था, वो पढ़ लेते हैं थर्ड पॉइंट में। वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन दिस सेक्शन
जब इस सेक्शन के अंदर टैक्स कट चुका है और हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड ओइंग टू एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, या तो कट चुका है या नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? बिकॉज द एग्जामिनेशन प्रोवाइड, एग्जामिनेशन कौन सी है? ये वाली, इंडिविजुअल, 5 लाख और पैन या फिर आधार। तो या तो आपने काट लिया, नॉर्मल है, या नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? बिकॉज द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, देन इन दोनों केस में टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, इन दोनों केस में आपका किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा। तो एग्जम्पशन किसको प्रोवाइड की गई है? इंडिविजुअल एचयूएफ जिनके ग्रॉस सेल जो है वो 5 लाख है, उससे कम है। अगर वो अपना पैन या आधार दे देते हैं टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये जो सेक्शन आया ना 194, इट्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 से ही एप्लीकेबल है ये, है ना, मिड ऑफ द ईयर में एप्लीकेबल हुआ था। तो बट दिस 5 लाख की जो लिमिट है ना, इट्स फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर की है। तो क्वेश्चन ये आता है, अगर ए ने अमेजोन के थ्रू बी को सेल किया, बी या फिर और कस्टमर्स को, ये रेलिवेंट नहीं है, एक से ज़्यादा कस्टमर को सेल कर रहे हो, बट थ्रू वन प्लेटफॉर्म, थ्रू वन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो दिस 5 लाख की लिमिट जो है वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की, एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए है। मतलब अगर ए मान लो अमेजोन के थ्रू भी सेल करता है और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी सेल करता है, अगर दोनों जगह उसका ग्रॉस अमाउंट 5 लाख से कम रहता है और वो पैन या आधार नंबर दे देता है फ्लिपकार्ट को या अमेजोन को भी, तो दोनों ही उसका टीडीएस नहीं काटेंगे। मान लो 4 लाख की सेल यहाँ पे है, 4 लाख की सेल यहाँ पे है, टोटल सेल उसकी 8 लाख रुपए की है, बट सिंस ईच ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास उसकी सेल 5 लाख से कम है, तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। लॉजिकल है ना, टीडीएस काटना किसने है? ई कॉमर्स ऑपरेटर में। अब इसको तो अपनी सेल के बारे में पता ही होगा ना, इसका फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या सेल हो रही है उस पर कैसे पता हो सकता है, तो इसमें उसको टेक केयर भी नहीं करेगा। चलो, बट ये जो लिमिट है 5 लाख की, जो थ्रेशोल्ड दिया गया है कि अगर आपकी ग्रॉस सेल 5 लाख से कम है जब भी एग्जाम्पशन मिलेगी, ये फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। बट टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर से, बट ये 5 लाख देखा जाएगा आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। मतलब ये मान लो 1 अक्टूबर है, ए ने यहाँ पे सेल की 4 लाख की, राइट, 1 अक्टूबर से पहले, और 1 अक्टूबर के बाद सेल की 2 लाख की, तो टीडीएस कितने पे कटेगा? है 194 एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? एग्जामिशन मिलेगी नहीं मिलेगी? पहले तो डिसाइड करो। 1 अक्टूबर के बाद जब से सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है उसके बाद तो सेल 2 लाख रुपए की है, 5 लाख से कम है, बट मैंने बताया अभी आपको 5 लाख की जो लिमिट है वो फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर है। तो पूरे साल में, इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड 194 होते एप्लीकेबल भी नहीं था, बट पूरे साल में उसकी सेल जो है अमेजोन के थ्रू 6 लाख रुपए की हो गई, विच एक्सीड 5 लाख रुपीज़, इधर टीडीएस तो कटेगा, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन कब मिलेगी? जब पूरे साल में उसकी सेल 5 लाख या उससे कम होगी। अगर 5 लाख से ऊपर की सेल है पूरे साल में, इंक्लूडिंग द सेल बिफोर द टाइम दिस सेक्शन वाज हैज़ मेड इफेक्टिव, तो 1 अक्टूबर से पहले की भी सेल कंसिडर करनी है आपने, ठीक है। अगर उससे पहले की, उसके बाद की टोटल पूरे साल की शेयर मिला के 5 लाख से कम है तो 194 नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू पैन आधार वगैरह इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर उससे ज़्यादा है तो 194 और लगेगा, और 194 और लगेगा तो पूरे पे लगेगा। इसको समझाता हूँ मेरे को आराम से। पूरे पे में लगेगा मतलब 5 लाख एक थ्रेशोल्ड है, अगर ये ब्रीच होता है तो फिर पूरे पे टीडीएस लगता है। इस केस में टीडीएस कितने पे लगेगा? इस केस में टीडीएस लगेगा 2 लाख पे। सर अभी तो आपने कहा पूरे पे लगेगा। बच्चे पूरे पे लगेगा मतलब होता है कि 5 लाख थ्रेशोल्ड है, लेकिन उसको भी दोबारा, 1 सेकंड में आता हूँ मैं दोबारा आपके पास, अभी 1 मिनट में सब समझ जाओगे आप। लेकिन अगर
1 अक्टूबर से पहले की पेमेंट है तो उस टाइम पे तो आप 194 ओ लगा ही नहीं सकते ना उस पेमेंट पे, तो बिकॉज उस टाइम 194 था ही नहीं, वो तो लॉ ही नहीं था। जब मैं कहता हूँ 194 ओ 1 अक्टूबर 2020 से आया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर टैक्सेबल इवेंट 1 अक्टूबर या उसके बाद होगा तो 194 ओ लगेगा। टीडीएस में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर पेमेंट और क्रेडिट जो है 1 अक्टूबर या उसके बाद होगा, जब भी आप लीगली 194 लगा सकते हो। अगर पेमेंट और क्रेडिट 1 अक्टूबर से पहले हो चुका है, इन दोनों में से कोई भी इवेंट 1 अक्टूबर से पहले हो चुका है, तो 194 उस टाइम लग ही नहीं सकता था, बिकॉज टाइम लॉ का पार्ट नहीं था। तो अभी भी कैसे लगेगा? 194 कैन ओनली बी इन्वोक्ड इफ पेमेंट और क्रेडिट इज ऑन और आफ्टर 1/10/2022, बट फॉर कंसिडरिंग द लिमिट ऑफ 5 लाख आप पूरे साल की सेल देखोगे। सिंपल। तो इस पे टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा, ये हमने देखा कि 4 और 2 लाख पूरे साल में 6 लाख की सेल हुई, 5 लाख से ऊपर ऐसे लगेगा। अब कितने पे लगेगा? लगेगा उतनी अमाउंट पे जो 1 अक्टूबर के बाद की सेल है, 2 लाख पे, बिकॉज इससे पहले की सेल पे तो 194 लग ही नहीं सकता। देखो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। सर इतना सब कुछ हमें याद कैसे रहेगा? आपको सब याद रहेगा, जो रेलिवेंट है वो हमने पेज पे लिख दिया है। ये सिर्फ प्रोविज़न की इंटरप्रिटेशन है, जब आप प्रोविज़न पढ़ोगे आपको दिमाग में आ जाएगी। अभी हम पढ़वाएंगे कैसे होगा। 1 अक्टूबर, राइट। फर्स्ट केस, यहाँ पे सेल है 4 लाख की, यहाँ पे 2 लाख की, तो 194 ओ कितने पे लगेगा? 2 लाख पे। सेकंड, यहाँ पे सेल है 15 लाख की, यहाँ पे 0, 194 ओ नील। एग्जम्पशन का पार्ट नहीं बनता, बट 194 जब से आया उसके बाद तो आपका सेल ही नहीं हुआ, कुछ पेमेंट क्रेडिट ही नहीं हुआ। तीसरा केस क्या हो सकता है? 0, 15, 15 के 15 पे लगेगा, 5 लाख से एक्सीड हो गया सर, तो उसके बाद पूरे अमाउंट पे लगेगा, एक्सेस पे नहीं। वो थ्रेशोल्ड बस ये देखने की एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर एक बार एग्जम्पशन नहीं मिलेगी तो टोटल सेल जो 1 अक्टूबर के बाद हुई है उस पे लगेगा, राइट। लास्ट ले लेते हैं 2, 3, लगेगा नहीं लगेगा? एग्जम्पशन में करो क्या? 2, 3, 5 लाख, लिमिट कितनी है? 5 लाख, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, मतलब 5 लाख तक भी है जब भी एग्जम्पशन मिलेगी तो टीडीएस नील पे। समझ आ गए? सिंपल सा है। और पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो। नो टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू इंडिविजुअल एचयूएफ इफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो 5 लाख कितने की लिमिट है? प्रीवियस ईयर की। एंड पे हैज फर्निश इज पैन और आधार टू द डायरेक्टर। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, आप मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, और ग्रॉस अमाउंट जो है ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर पूरे साल में 5 लाख या उससे कम है, और उस इंडिविजुअल एचयूएफ ने अपना पैन या फिर आधार दे दिया है टू ई कॉमर्स डायरेक्टर कौन? टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर टीडीएस नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन तो भी उस पर और कोई सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम अपना। ए अमेजॉन, बी, राइट। ए इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पैन नंबर दे दिया अमेजॉन को, इसने सेल किया बी को 5.5 लाख का पूरे साल में, ठीक है। सारा सारा सेल अक्टूबर के बाद है, ठीक है। अमेजॉन ने अपना 10% कमीशन रखा विच कम्स टू 55,000, और इसको 4,95,000 ट्रांसमिट कर दिया। तो ए को कितना पैसा मिला? 4,95,000। अब मुझे बताओ इस अमेजॉन को टीडीएस काटने की जरूरत है या नहीं है? अगर ए इंडिविजुअल है और उसने अपना पैन नंबर दे दिया है तो क्वेश्चन ये है नर्शल में कि वो 5 लाख की लिमिट की देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो, लिखा क्या है?
इफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ सर्विस, तो ग्रॉस अमाउंट इंपॉर्टेंट है, उसको कितना मिल रहा है, दो टीडीएस इसकी इनकम पे है बट इसको कितना मिल रहा है ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है कि ग्रॉस अमाउंट जो है वो 5 लाख से ऊपर होना चाहिए जब भी टीडीएस कटेगा। अगर 5 लाख या उससे कम है तो नहीं कटेगा। तो इस केस में दो उसको 5 लाख से कम मिल रहा है, बट सिंस ग्रॉस अमाउंट इज मोर देन 5 लाख, तो अमेजोन जो है वो 1% और 0.75% टीडीएस काटेगा ऑन 5,50,000। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट हमने कर लिया था, ओला का एग्जांपल दिया था कि अगर परचेजर ऑफ गुड है या फिर रेसिपिएंट सर्विस डायरेक्टली पे करता है टू ए, तो भी ये माना जाएगा कि अमेजोन पे कर रहा है, ओला पे कर रहा है टू द ड्राइवर, और टीडीएस काटना पड़ेगा ओला को। थर्ड पॉइंट कर लिया हमने कि अगर टीडीएस कट गया 194O में या फिर नहीं कटा बिकॉज ऑफ दिस एग्जम्पशन, ये 5 लाख वाली इंडिविजुअल एचयूएफ को जो दी गई है, तो किसी और सेक्शन में उस ट्रांजैक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसी और सेक्शन में और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है जी, बस उसका एक्सेप्शन कहा गया कि अगर अमेजोन को पैसा मिल रहा है फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होस्ट करने के लिए कोई पैसा मिल रहा है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब 194C, मतलब वो अगर मान लो अमेजोन जो है किसी की एडवर्टाइजमेंट चला रहा है अपने वेबसाइट पे, तो उस पर जो जिसके एडवर्टाइजमेंट चला रहा है वो अमेजोन का टीडीएस काटेगा 194C में, एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में, वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये नहीं, मतलब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये उस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, जो लॉजिकली बनता भी नहीं था। तो थर्ड पॉइंट में एक पढ़ो, दिस शैल नॉट अप्लाई। दिस मतलब जो लिखा है कि सेक्शन में ओके, सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है उस ट्रांजैक्शन पे। दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट रिसीवेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। तो होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर इसको कोई अमाउंट मिल रहा है, कोई भी बंदा अपनी एडवर्टाइजमेंट चलवा रहा है अमेजोन की वेबसाइट पे, तो उस अमाउंट पे जो टीडीएस बनता है उसके लिए एग्जम्पशन नहीं दी गई। और प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विस विच आर नॉट इन कनेक्शन विद द सेल और सर्विस। तो अमेजोन कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए एग्जम्पशन नहीं दी गई, वो जो नॉर्मल प्रोविजंस में है, जो अगर इसको कोई और इनकम हो रही है तो उस पर टीडीएस कटेगा तो कटेगा। तो एक्सेप्शन है वो ओनली यही है कि ए जो है कमीशन जो पे कर रहा है 194H में, उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अमेजोन को। बट अमेजोन को ए के अलावा किसी से कोई इनकम हो रही है, रादर इस ट्रांजैक्शन के अलावा कहीं और कोई और तरह की इनकम हो रही है, चाहे वो होस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, फिर एनी अदर सर्विस है, उस पर जो नॉर्मल टीडीएस कटता है वो कटता है। एडवर्टाइजमेंट पे 194C में कटेगा अगर अमेजोन रेजिडेंट हुआ तो ऑब्वियसली। अच्छा, वो कहता है एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 206AA। क्या कहता है, 206AA कहता है कि अगर पेई जो है, जिसकी इनकम है, जिसका टीडीएस कटना है, वो अपना पैन आधार नहीं देता है तो टीडीएस कितने रेट पे कटता है, रेट इन फोर्स और 20% विच एवर इज हायर। तो इस केस में अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन या आधार नहीं देता है तो टीडीएस किस रेट पे कटेगा, रेट इन फोर्स तो 1% है, 0.75 करता है, और 20% विच एवर इज हायर एज पर 206AA। बट 20% ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको बताया 1% भी बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा मार्जिनस होते नहीं है। तो अमेंडमेंट आया फॉर 194O 20% की जगह हम पढ़ेंगे 5%। तो अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन या आधार नहीं देता है तो टीडीएस किस रेट पे कटेगा, 5% पे। क्लियर। अब मान लो ए है, इंडिविजुअल है, पूरे साल में सेल की मान लो 4 लाख रुपए की 1 अक्टूबर के बाद, बट इसने अपना पैन या आधार नंबर नहीं दिया अमेजोन को, तो हमें एग्जामिशन में कवर नहीं होगा, बिकॉज एग्जामिशन में पैन नंबर देना जरूरी है 5 लाख के साथ साथ। तो टीडीएस कितने पे कटेगा, 4 लाख पे कटेगा। किस रेट पे कटेगा, 5%, बिकॉज पैन नंबर नहीं है ना। तो अमेजोन विल गेट टीडीएस ऑफ एट द रेट ऑफ 5% ऑन ₹4 लाख। सर्विसेज इंक्लूड FTS एंड फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एज डिफाइंड इन सेक्शन, अच्छा सॉरी पहले 4th पॉइंट पढ़ लेते हैं। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5% instead of 20% where the e-commerce participant does not provide his PAN और आधार to the e-commerce operator। ठीक है, 206AA में अमेंडमेंट आ गया। उन्होंने कहा फॉर द पर्पज ऑफ 194O 20% shall be substituted by 5%। तो
अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट में पैन नंबर नहीं देता या आधार नंबर नहीं देता तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कितने पे काटेगा? 5% पे। सर्विसेज हमने पढ़ा था ना, ई कॉमर्स ये तो 194 लगता है, किस पे लगता है? सेल ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विस। देखो सबसे ऊपर देखो बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स जो है नेचर ऑफ पेमेंट में, सेल ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, हमने एग्जांपल भी देख लिया, ओला का देख लिया, प्रैक्टो का देख लिया, है ना। तो अगर वो सर्विस का नेचर क्या होगा, वो कह रहा है सर्विस इंक्लूड FTS और फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इंक्लूड है मतलब इंक्लूसिव है, चाहे वो टेक्निकल सर्विस हो चाहे ना हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर को TS काटना पड़ेगा। समझ गए? सेक्शन 194O इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। वो समझ गए बात को? द रेसिपिएंट ऑफ इनकम में सीक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट इन सेक्शन 197 इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड इन सेक्शन 194O। तो जो ए है वो 197 में AO से सर्टिफिकेट ला सकता है इन द नेम ऑफ अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर कि मेरा टैक्स मत काटो या कम काटो बिकॉज मेरी टोटल इनकम कम है। तो 197 में अमेंडमेंट आ गया, उसमें 194 को O को भी इंक्लूड कर लिया अमंग द सेक्शन जिसके लिए 197 एप्लीकेबल है। 197 क्या होता है? 197 में रेसिपिएंट ऑफ इनकम, जिसकी इनकम है वो अपने AO के पास जाता है, वो कहता है कि साहब मेरी इनकम कम है तो ये सर्टिफिकेट दे दो मेरे डिडक्टर को, और डिडक्टर के नाम सर्टिफिकेट लेकर आता है कि AO लिख के देता है डिडक्टर के नाम पे कि इस बंदे की इनकम पे TDS मत काटना या इस रेट पे काटना, कम रेट पे काटना। तो अगर ए चाहे तो अपने AO के पास जाकर अमेज़ॉन के नाम सर्टिफिकेट लेके आ सकता है कि अमेज़ॉन ने जो मुझे पेमेंट करनी है उससे वो TDS 194O में TDS ना काटे या फिर इस रेट पे काटे। वो जो रेट होगा वो AO अपनी मर्जी जो मर्जी डिसाइड कर सकता है। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी लेस देन 1% और 0.75% एज द केस में भी। एक चीज़ बताओ, कुछ एग्जांपल्स करते हैं अगेन। यू नो, चलो सिंपल लेते हैं, डोमिनोज। सब लोग डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। मिस्टर बी, इन्होंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डोमिनोज की ऐप पे, डोमिनोज की साइट पे गए, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया, पेमेंट हो गई, राइट? इज इट अ ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन? यस सर, इट्स अ ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑर्डर ऑनलाइन हुआ है, दो डिलीवरी तो ऑफलाइन हुई है, ऑब्वियसली ऑफलाइन ही होगी, है ना, नेचर ऑफ गुड्स ऐसा है, एंड पेमेंट मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन, बट सिंस ऑर्डर इज ऑनलाइन तो इट्स अ ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन। 194O में आता है, 194O में आ गया, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन है तो TDS काटेंगे, कौन काटेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? जिसकी वेबसाइट है डोमिनोज, डोमिनोज की वेबसाइट, डोमिनोज की ऐप है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? जो अपना गुड बेच रहा है, डोमिनोज। तो इस केस में ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब अपने TDS कैसे काटें? तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सेम है तो ऑब्वियसली सेक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा। सेम इज द केस विद, हाँ बट अब देखो ना, अगर आप इसके बीच में स्विगी ला देते हो तो आपने स्विगी के थ्रू डोमिनोज में ऑर्डर किया, नाउ दे आर 3 पर्सन। तो 194O में 3 बंदे होने जरूरी हैं, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर और एक रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और परचेजर ऑफ गुड, जो बी है हमारे एग्जाम्पल में हमेशा। तो अगर आप स्विगी ला देते हो तो नाउ स्विगी इज प्रोवाइडिंग सर्विस, इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर फॉर अपना सेल ऑफ गुड्स ऑफ डोमिनोज। तो ये ECP बन गया, ये ECO बन गया, ये तो क्लाइंट है ही, बायर है ही। तो अब स्विगी जो है वो 194O में TDS काटेगा डोमिनोज का। बट अगर डोमिनोज खुद ही अपनी वेबसाइट से माल बेच रहा है अपना ही, तो वो किसका TDS काटेगा? दे ओनली 2 पर्सन, देयरफॉर 194O नहीं लगेगा। ठीक है जी। NSE सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। A है, B है,
ए शेयर बेच रहा है, उसके पास कुछ शेयर्स हैं कंपनीज के, वो शेयर बेच रहा है थ्रू एनएससी टू बी ऑब्वियसली। बट स्टॉक एक्सचेंज में ए और बी एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। ये सारा फैसिलिटी जो है एनएससी प्रोवाइड कर रहा है। तो एनएससी जो है, एनएससी ऑब्लिक बीएससी जो भी है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है, वेबसाइट पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। अगर आप फ़ोन करके भी शेयर ब्रोकर के थ्रू करते हो तो शेयर ब्रोकर तो ऑनलाइन ही करता है, राइट। ए जो है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो गया। तो इस केस में तो इनक्यूबेबिलिटी आ गई 194O की, विच सीबीडी डजंट वांट। तो क्लैरिफिकेशन आ गया कि अगर आप सिक्योरिटीज़, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स या फिर कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या फिर सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज आर सेटल्ड और क्लियर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो 194O नहीं लगेगा। ये सीबीडी ने एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी। सर एक चीज़ बताओ, एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है और पहले पढ़ लेते हैं फिर डाउट रेज करते हैं। सीबीडी हैज क्लैरिफाइड द फॉलोइंग, पॉइंट नंबर 8, ए पेमेंट गेटवे शैल नॉट डिडक्ट टैक्स अंडर 194O इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज डिडक्टेड टैक्स अंडर 194O ऑन सच ट्रांजैक्शन। पढ़ लिया हमने ये कि ऊपर ही कवर नहीं हो रहा था थर्ड पॉइंट में, इस चक्कर में सीबीडी को लाना पड़ा। बट सिमिलर एग्जम्पशन नहीं आई है त्रिवागो के लिए, तो वो उस पर अभी भी 194O लगेगा और मेक माई ट्रिप को भी लगेगा, ठीक है ना जी। बट पेमेंट गेटवे को टीएस काटने की जरूरत नहीं है 194O में, बिकॉज अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीएस काट लिया 194O में। बी जो भी हमने डिस्कस किया, ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो जो सिक्योरिटी और कमोडिटी में ट्रांजैक्शन है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुई हैं तो उस पर 194O नहीं लगेगा। एक चीज़ बताओ, अगर ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं हुई हैं, ऑफलाइन हुई हैं, तो एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन जब भी है ना, जब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं हुई हैं, तो एक चीज़ बताओ ना, ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कैसे हुई? अगर मैंने और आपने ऑफ द मार्केट जाके सेल किया है, तो अगर इसमें कोई भी इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं है, तो जनरली नहीं होगा। तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन भी 194 लगता ही नहीं। बट इन रेयर टू रेयर सिचुएशन अगर आप बना लेते हो, एकेडमिक सिचुएशन बना भी लेते हो कि कोई वेबसाइट है इलीगली चल रही है ना, तो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ई कॉमर्स 194O लगेगा। एग्जम्पशन है जो वो ओनली फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि इलीगली आप शेयर सेल कर पाओ। आप ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू तो इसी पे शेयर सेल कर सकते हो। अगर ऑफ द मार्केट शेयर करते हो, है ना, तो वो ऑफ द मार्केट है, उसमें ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ही नहीं आता। उसमें दो ही बंदे होते हैं, सेलेक्ट बायर, कोई मीडियोकर तो होगा नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसी ना ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे एनएससी बीएससी है, ऐसे ही होते हैं पावर एक्सचेंजेस। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, पावर एक्सचेंज। इंडिया में जो आज की डेट में पावर एक्सचेंज एक्टिवेट है वो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL है। इसमें आप यू कैन सेल इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट और एनर्जी रिन्यूएबल सर्टिफिकेट, है ना, थ्रू एक्सचेंज ओनली, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के लिए। तो उनको भी एग्जम्पशन दी गई है कि PXIL को अब 194O में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड पॉइंट पढ़ लो, ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंजेस, तो इनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये सिर्फ समझने के पॉइंट है, हमने पूरा सेक्शन डिटेल में समझ लिया है, तो अब तो बस कवर अप कर रहे हैं। अच्छा, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बाद शायद हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वी विल स्विच टू इक्वलाइजेशन लेवी। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? पॉलिसी बाजार। आज की डेट में आपको कार इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, पॉलिसी बाजार में मिल जाता है आपको। ये इंश्योरेंस कंपनी है जो वहाँ पे लिस्टेड है। ये मिस्टर बी हमारा स्टैंडर्ड क्लाइंट है। तो मिस्टर बी लॉग इन टू पॉलिसी बाजार एंड बाइज अ कार इंश्योरेंस, नहीं से
बायज अ लाइफ इंश्योरेंस। अभी डिस्कस करूँगा हमने कार इंश्योरेंस का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया। बाय द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ से एनीबडी, ICICI है ना, ICICI का उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया बट थ्रू पॉलिसी बाजार। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, अगर 20 ईयर्स की पॉलिसी है तो 20 ईयर्स तक प्रीमियम जाता रहेगा। इट्स द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इंश्योरेंस कंपनी थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर विच इज पॉलिसी बाजार टू मिस्टर बी। तो सब कुछ इंटरनेट पे थ्रू हो रहा है, ऑर्डर प्लेस इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, चाहे पेमेंट ऑफलाइन भी है पर ऑर्डर प्लेस इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो 194O लग जाएगा। अब अगर 194O लग जाएगा तो पॉलिसी बाजार को TDS काटना पड़ेगा। पॉलिसी बाजार कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं TDS काटने में, बट होता क्या है, फर्स्ट ईयर जब ये बुक हुआ, जो प्रीमियम हुआ, तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो मेरे थ्रू रूट होता है पॉलिसी बाजार के थ्रू। आपने जब पॉलिसी परचेज किया तो आप पैसा पॉलिसी बाजार को देते हो, पॉलिसी बाजार अपना कमीशन काट के ICICI को दे देगा, जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे देगा, ICICI हो, LIC हो, HDFC हो, जो मर्जी हो, ठीक है। बट सब्सिक्वेंट आप तो 20 ईयर्स तक प्रीमियम पे करते रहोगे। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन जो है वो डायरेक्टली आपकी ICICI के साथ होती है, उसमें पॉलिसी बाजार का कोई रोल नहीं होता। बट 194O क्या कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है तो ग्रॉस अमाउंट पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर TDS काटेगा। अभी तो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम द सेम कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था कि 20 साल तक पेमेंट करोगे, पेमेंट इंस्टॉलमेंट ही तो एक तरह से। तो उन सब पेमेंट पे अगर कुछ ना हो तो 194O लग जाएगा, पॉलिसी बाजार को TDS काटना पड़ेगा, जो भी तक पढ़ा हमने। समझ पा रहे हो ना, आपने एक इंश्योरेंस खरीदा ICICI का थ्रू पॉलिसी बाजार, राइट। अब उस इंश्योरेंस को आपने 20 साल तक पे करना है, तो पॉलिसी बाजार ई-कॉमर्स ऑपरेटर बन गया, ये ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट बन गया। तो पॉलिसी बाजार को TDS काटने, पॉलिसी बाजार को इस पर TDS काटना है। बट वो कहता है कि फर्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन तो मेरे थ्रू रूट होती है, इस पर तो मैं TDS काट लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर की ट्रांजैक्शन पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो डायरेक्टली बिटवीन द बायर ऑफ इंश्योरेंस विच इज मिस्टर बी एंड द इंश्योरेंस कंपनी ICICI बैंक हमारे केस में, इन दोनों के बीच में हो रही है। तो इस पे मैं TDS कैसे काटूं, लॉजिकल है। तो इस पे बेनिफिट आ गया कि CBDT ने कह दिया इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस एग्रीगेटर कौन हुआ, पॉलिसी बाजार। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन ईयर सब्सिक्वेंट टू फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो प्रीमियम पे हो रहे हैं उस पर पॉलिसी बाजार को TDS काटने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है, इफ इट हैज नो इन्वॉल्वमेंट। इट मतलब पॉलिसी बाजार हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के जो ट्रांजैक्शन है उस पर पॉलिसी बाजार TDS नहीं काटेगा अगर वो ट्रांजैक्शन में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो प्रीमियम पे हो रहा है वो डायरेक्टली पे हो रहा है बाय द बायर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो पॉलिसी बाजार को सब्सिक्वेंट प्रीमियम पे TDS काटने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए। अगर ये CBDT ने क्लैरिफाई नहीं किया होता तो पॉलिसी बाजार को 20 के 20 साल आपको TDS काटना पड़ता, बिकॉज ऑल दिस 20 ईयर पेमेंट आर अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो ई-कॉमर्स का था, जिसमें 194O लगता था। तो इसलिए सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट कर दिया। बट साथ में ये भी बोल दिया कि अगर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में देखो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है उसमें जो कमीशन मिल रहा है पॉलिसी बाजार को, उस पर तो ICICI TDS नहीं काटेगा। ICICI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 194H में TDS काटने की, बट एग्जामिशन में कवर हो जाएगा, किसी और सेक्शन में TDS नहीं कटेगा सेम ट्रांजैक्शन में, जो हमने पढ़ा। बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो पॉलिसी बाजार TDS नहीं काट रहा, CBDT ने क्लैरिफाई कर दिया। और अगर सब्सिक्वेंट पेमेंट पे भी कमीशन दिया जाता है तो उस पेमेंट पे 194H लगेगा। अगर लग सकता होगा, अगर उस सेक्शन की कंडीशन फुलफिल होंगी तो ICICI TDS काटेगा, बिकॉज उन सालों में 194O नहीं लग रहा तो और सेक्शन लगेंगे, लॉजिकल है, बाकी सेक्शन नहीं लगेंगे। ठीक है जी।
चलो, इससे हमारा सेक्शन कवर होता है। तो नटशेल में सेक्शन क्या है, बड़े जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। इतना सारा में डिस्कस किया, सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। आपको 5 मिनट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नटशेल में सेक्शन क्या है, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सब कोई सेल ऑफ गुड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू एनी पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटेगा। किस रेट पे काटेगा, 1%। अगर पेमेंट ऑफ क्रेडिट 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक हो रहे हैं तो रेट हो जाएगा 0.75% ऑन ग्रॉस अमाउंट। किसका काटेगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का काटेगा। कब काटेगा, जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर बायर ऑफ गुड्स या फिर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये रेजिडेंट हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 194 वो जब भी लगेगा जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होगा। ठीक है जी। एजम्पशन प्रोवाइड की गई है इंडिविजुअल एचयूएफ को, ग्रॉस अमाउंट जो है वो 5 लाख है उससे कम रहता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो और वो अपना पैन या आधार दे देते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट डायरेक्टली की गई है बायर ने या फिर अपना रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ने टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो ये माना जाएगा कि पेमेंट इज मेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑन सच अमाउंट। ठीक है जी। उसके बाद कहा, अगर इस सेक्शन में टैक्स कट गया है या फिर नहीं कटा है बिकॉज ऑफ द एग्जम्पशन प्रोवाइड टू इंडिविजुअल एचयूएफ, तो किसी और सेक्शन में टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है। बट दिस ऑन सच ट्रांजैक्शन, बट दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर होस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को वो पैसा मिल रहा है फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पे, या फिर फॉर एनी अदर सर्विस विच इज़ नॉट इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, वो जो ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन है उस पर नहीं उससे अलग कोई ट्रांजैक्शन है तो उस पर टीडीएस जो एप्लीकेबल है नॉर्मल प्रोविजंस में वो लगेंगे। सीबीडी ने क्लैरिफाई कर दिया कि पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट हो रही है तो पेमेंट गेटवे को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काट लिया है तो। ये सेक्शन इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2020 के बाद अगर पेमेंट क्रेडिट हो रही है तो टीडीएस कटेगा, पर उससे पहले हो रही है तो नहीं कटेगा। बट जो 5 लाख की लिमिट थी इंडिविजुअल एचयूएफ में वो पूरे साल की थी। ठीक है जी। सर्विसेज इंक्लूड एफटीएस और फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एज डिफाइंड सेक्शन 194J, मतलब अगर डॉक्टर या सीए की सर्विस दी जा रही है थ्रू वेबसाइट तो उस पर भी 194O में टीडीएस कटेगा और 194J में नहीं कटेगा। एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है। जो रेसिपिएंट ऑफ इनकम है, मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ही में अप्रोच हिज असेसिंग ऑफिसर एंड सीक द लोअर और नील विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट। अगर वो नील और लोअर विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट ले आता है सेक्शन 197 में तो टीडीएस अमेजॉन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो उसी रेट पे कटेगा जो रेट सर्टिफिकेट में मैंशनड है। अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन या आधार नहीं देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो 206AA में टीडीएस कटेगा 5% पे, 20% की जगह 5% हो जाएगा। ठीक है। अब सीबीडी ने कुछ क्लैरिफाई किया, पेमेंट गेटवे हमने पढ़ लिया। अगर सिक्योरिटीज़ में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कमोडिटीज़ में थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो 194 को नहीं लगेगा। अगर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सेल कर रहे हो थ्रू पावर एक्सचेंजेस तो 194O नहीं लगेगा। इंश्योरेंस एग्रीगेटर को या इंश्योरेंस एजेंट को फर्स्ट ईयर के सब्सिक्वेंट में जो प्रीमियम पे हो रहा है उस 194O काटने की जरूरत नहीं है इफ़ ही हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजैक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बट इसका मतलब ये नहीं है तो सब्सिक्वेंट ईयर में ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर उसमें 194H बनता है बाय द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर तो वो काटेगा। मतलब ICICI पॉलिसी जाकर टीडीएस काटेगा सेकेंड ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर में। फर्स्ट ईयर में नहीं काटेगा क्योंकि वो एग्जम्पशन मिल जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए। सब्सिक्वेंट ईयर में सिर्फ 194O नहीं लग रहा तो 194H लग जाएगा। ठीक है। अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। थैंक यू।